कैमरा हिल गया, ब्लैक स्क्रीन आ गई। क्या हो रहा भाई? कैमरा हिल रहा है, ब्लैक स्क्रीन आ रही है, ठीक है? दिख रहा हो? हाँ दिख रहा हूं। ठीक है। हेलो जी, हेलो जी, हेलो 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 हेलो। थोड़ा सा कैमरा घुमा दे क्या? हाँ ये देख रहे हो, कैमरा ही हिला देता हूँ मैं। चलो जी। और बताओ कैसे हो सब? ऑल बढ़िया? बहुत दिनों बाद मिल रहे हो। बहुत दिनों बाद कहाँ मिल रहे हैं भैया? 3 दिन बाद मिल रहे हैं, उसको आप बहुत दिनों बाद कह रहे हो। ठीक है। हैं? भैया हम तो मिलना ही नहीं चाहते आपसे। ऐसा तो नहीं है किसी का। भाई ध्यान रखना, आज ये चैप्टर, ये छोटा सा चैप्टर है, ये आज खत्म हो जाएगा, राइट? आज आर इन्वायरमेंट को हम खत्म कर देंगे। छोटा सा चैप्टर है, क्लास 10th का सबसे मुश्किल चैप्टर। आर इन्वायरमेंट आज हम पढ़ने वाले हैं। बट उसके बाद सिर्फ 2 चैप्टर बचेंगे मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे दोस्तों। सिर्फ 2 चैप्टर, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड हेरिडिटी। और उसके बाद ये बैच, ये सफर, दिस विल कम टू एन एंड। यस। पता है क्या हो रहा है? मैं चाहूं ना तो मैं बैच को जल्दी खत्म कर दूं। मतलब मैं चाहूं, अगर आप लास्ट ईयर देखोगे, लास्ट टू लास्ट ईयर देखोगे, तो हमने ना हर साल 15-16 तारीख तक बैच पूरा खत्म कर दिया था, साइंस का तो पूरा का पूरा, है ना? 1 मिनट रुको यार, क्या हो रहा है भाई? आज कैसे क्लास में अंधेरा आ रहा है? कनेक्ट टू दी वीडियो सोर्स। क्या हो गया भाई? कुछ दिक्कत हो रही है क्या? हाँ, मैं क्या कह रहा था, क्या बता रहा था मैं तुम्हें? हाँ, मैं ये कह रहा था कि हमने ऑलरेडी वो खत्म कर दिया था पहले तो। लास्ट के 2 बैचेस में अगर आप देखोगे तो अभय बैच साइंस का सिलेबस खत्म हो जाता है 15-16 तारीख तक। लेकिन ये फर्स्ट बैच है, ये फर्स्ट बैच है जिसका सिलेबस मैं 20 तारीख तक खींच के लेके जाऊंगा, क्योंकि क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा कि तुम्हारी क्लासेस में अंत कर दूं, है ना? मजा आ रहा है। तो ये सफर मैं इतना जल्दी खत्म नहीं करना चाहता, बट यस, टाइम आएगा, वक्त आएगा जब उसको एंड करना पड़ेगा, तो मैं जितना खींच सकता हूँ मैं खींच रहा हूँ। ठीक है, अभी तुम्हारी डाउट क्लास भी लगा दूंगा एक दिन, ऐसी है ना कि आजा आजा डाउट क्लास कर लेते हैं। कुछ नहीं ऐसे ही, बट ठीक है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। राइट, राइट। चलो 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 चलो। हाँ हाँ, ये सरप्राइज के बारे में जो तुम कह रहे हो रिवील हो गया, इसके बारे में आगे बात करते हैं। पहले क्लास स्टार्ट कर लेते हैं, क्लास स्टार्ट तो कर लेने दो यार, लेट हो गए हो वैसे भी, है ना? क्लास स्टार्ट कर लेते हैं पहले। चलो। क्या हो रहा है यार आज? 1 मिनट दोगे मुझे? 1 मिनट। आज कुछ तो दिक्कत आ रही है, लेट मी चेक ना बेटा। 1 मिनट दो। अभी बस तुम्हें मेरी आवाज आ रही होगी, तुम्हें मैं दिखाई नहीं दे रहा हूँ, है ना? अभी भैया आप दिखाई नहीं दे रहे, बट अब भैया दिखाई दे जाएंगे। वाह यार, पता नहीं आज क्या हो रहा है। आज ना आराम से 10:30 बजे तक मेरे साथ बैठना, 10:30 बजे तक मेरे साथ बैठना, ठीक है? आर एनवायरमेंट, ये जो दोस्तों चैप्टर है, ये प्यारा चैप्टर, नन्ना मुन्ना चैप्टर, पेपर में आता है 5 नंबर का, यानी 5 नंबर के क्वेश्चन इसमें से तय हैं। किस किस टॉपिक से आएंगे वो भी मैं तुम्हें स्टार्टिंग में ही बता देता हूं, आज बता रहा हूं। 2026 के पेपर के अंदर आर इन्वायरमेंट में से जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा 10% लॉ, यानी फूड चेन से एक क्वेश्चन आ सकता है, एक क्वेश्चन ओजोन लेयर से आ सकता है, एंड बायोमैग्निफिकेशन से एक छोटा सवाल पूछा जा सकता है। ये 3 टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से ही मेनली सवाल आता है। अब इस चैप्टर को पूरी तरीके से स्टार्ट करते हैं बाय द टर्म इन्वायरमेंट। बाय द टर्म इन्वायरमेंट, यार मैं एक चीज ढूंढ रहा हूं और मुझे वो मिल नहीं रही है, 1 मिनट देना। स्टार्ट करते हैं बाय द टर्म इन्वायरमेंट, ठीक है? यस, नाउ आई एम हियर। आज सारी प्रॉब्लम आज ही आएंगी क्या एक ही दिन में क्लास में? चलो, तो इन्वायरमेंट बेटा क्या होता है, सबसे पहले वो समझने की कोशिश करो। इन्वायरमेंट इज बेसिकली सराउंडिंग, हमारे आसपास में ये जितना भी नेचर है, ये जो सराउंडिंग है, इसको हम क्या बोलते हैं? इन्वायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल आज मैं राजस्थान में रह रहा हूं, मैं दिल्ली में रह रहा हूं, तो यहाँ का इन्वायरमेंट है ये, है ना? तो इन्वायरमेंट क्या है? हमारी सराउंडिंग। बहुत सिंपल सी बात है, राइट? सो व्हाट इज इन्वायरमेंट? क्या होता है बेटा इन्वायरमेंट? तो इन्वायरमेंट रेफर्स टू दी सराउंडिंग एंड कंडीशन इन विच ऑर्गेनिज्म और कम्युनिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म लिव। यानी ये जो कंडीशन है ना, ये हमारी क्या है? ये हमारी सराउंडिंग है, जो हम जिसके
चारों तरफ जो हमारे है, ठीक है। तो वो क्या है, वो सराउंडिंग है, ठीक है। हैबिटेट क्या होता है, हैबिटेट एक ऐसी प्लेस होती है इन्वायरमेंट के अंदर जहां पर आप रहते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं राजस्थान के एक शहर में रह रहा हूं, तो मेरा हैबिटेट मेरे उस शहर में मेरा घर है, तो वो घर क्या है, मेरा हैबिटेट हो गया जहां मैं रह रहा हूं। जबकि इन्वायरमेंट क्या है, इन्वायरमेंट है पूरी की पूरी सराउंडिंग जो कि मेरे आसपास में है, राइट। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब उसके बाद आ जाती है तीसरी चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि है इकोसिस्टम। अब भैया ये इकोसिस्टम क्या होता है बताओ, व्हाट इज इकोसिस्टम? ये क्या है भैया, ये कौन सा सिस्टम ये कौन सा सिस्टम है भैया, है इको सिस्टम, कौन सा सिस्टम? देख भाई, इकोसिस्टम बहुत सिंपल है, इकोसिस्टम बहुत सिंपल है। क्या होता है इकोसिस्टम? इट इज वेरी सिंपल यार। अगर आप देखोगे ना, आप लेक्स में जाओगे, लेक जहां पे होती है ना, लेक्स में ना पानी है, पानी में फिशेज हैं, छोटे छोटे प्लांट्स हैं। तो एक पूरा का पूरा क्या है, सराउंडिंग है। उस सराउंडिंग में लिविंग और नॉन लिविंग थिंग आपस में डिपेंडेंट है। देखा है आपने कि अरे यार पानी है तो फिशेज हैं, फिशेज लिविंग है, पानी नॉन लिविंग है। यानी इकोसिस्टम क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें बोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, उसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम, ठीक है। एंड इकोसिस्टम इंक्लूड्स बोथ बायोटिक, बायोटिक तुम्हें पता ही है, बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट लाइक सनलाइट, एयर, वाटर, सॉइल, टेम्परेचर, ठीक है। इस सिस्टम में क्या होता है कि बायोटिक अबायोटिक सबके सब एक दूसरे पे क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं बेटा, डिपेंडेंट होते हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ, एक दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंट है। चलो, ये हो गया इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम के ना दो टाइप होते हैं। क्या होते हैं दो टाइप, आ जाओ देखते हैं, आ जाओ देखते हैं। इकोसिस्टम का पहला टाइप है नेचुरल इकोसिस्टम, अरे जो कि नेचर ने बनाया भैया है। और एक है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, जो कि हमने बनाया भैया है, हमारी आदत है भाई, हम तो कुछ भी बना। एक बच्चा लिख रहा है मारुति इको, ये वो वाली इको है क्या? अरे तू पागल वागल है क्या भाई, मारुति इको कौन लिखा है ठीक है। तो इकोसिस्टम दो टाइप के, नेचुरल, आर्टिफिशियल। अच्छा, नेचुरल क्या है, जो कि नेचर में बने हैं, आर्टिफिशियल जो कि हमने बनाए हैं। नेचुरल में क्या होते हैं, जैसे कि डेजर्ट, डेजर्ट क्या है, इकोसिस्टम है। ग्रासलैंड, ग्रासलैंड समझते हो ना, जैसे पहाड़ी इलाका होता है उसको हम ग्रासलैंड बोलते हैं। एक होता है फॉरेस्ट, जो कि घने जंगल होते हैं, उनको हम बोलते हैं फॉरेस्ट। ये क्या है, नेचुरल इकोसिस्टम। बट आर्टिफिशियल जो हम बना रहे हैं, जैसे इक्वेरियम, इक्वेरियम हम बनाते हैं ना भाई, अरे इक्वेरियम हम बनाते हैं, हाँ कि ना, है ना, हम बना रहे हैं। अच्छा, फार्मिंग जो हम करते हैं, हमारी जो क्रॉप्स की फील्ड होती है, वो नेचुरल होती है या फिर आर्टिफिशियल होती है, बताओ भैया। आर्टिफिशियल होती है, क्यों क्यों होती है आर्टिफिशियल, सोचो भैया। आर्टिफिशियल इसलिए होती है ना, क्योंकि ना हम उसमें फर्टिलाइजर्स डालते हैं, पेस्टिसाइड डालते हैं, यानी ह्यूमन का इंटरेक्शन होता है। इसलिए आर्टिफिशियल के अंदर क्या आता है, क्रॉप्स आती हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या आती है, बोलो 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 बोलो, हाँ इक्वेरियम आता है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, सब बच्चे चैट में स्वाद लिए चलो चलो, यस। तो टाइप ऑफ इकोसिस्टम में नेचुरल में आपको पता है, इट एग्जिस्ट इन नेचर ऑन इट्स ओन, खुद के दम पे रहते हैं, जैसे कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम, पॉन्ड्स, लेक्स वगैरह वगैरह। लेकिन आर्टिफिशियल के एग्जांपल क्या है, इक्वेरियम या तो गार्डन। क्योंकि गार्डन में घूम रहा है गार्डन से रोहित शर्मा याद आता है एक तो मुझे। तो इक्वेरियम, गार्डन और उसके अलावा क्रॉप फील्ड, ये सब क्या होते हैं, ये सब आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होते हैं। यस बेटा, बहुत रटने वाला चैप्टर है, बट मैं आपको समझा दूंगा, आप टेंशन मत लो, ठीक है। अगला टॉपिक है एक्वेरियम एज एन इकोसिस्टम। तो क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार कि एक्वेरियम नेचुरल इकोसिस्टम है आर्टिफिशियल, तो याद रखना ये आर्टिफिशियल है। क्यों है आर्टिफिशियल, क्योंकि क्योंकि यार इकोसिस्टम के ना कुछ पार्ट्स होते हैं, और वो पार्ट्स आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के पास नहीं होते। मैं समझाता हूं देखो, इकोसिस्टम के ना कुछ पार्ट्स होते हैं, कुछ कंपोनेंट होते हैं दो प्रकार के कंपोनेंट हैं। एक होता है अबायोटिक कंपोनेंट, ये वो कंपोनेंट होते हैं जो कि जिंदा नहीं होते और मरे हुए होते हैं जैसे विंड, एयर, वाटर। हाँ, विंड और एयर तो एक ही बात हो गई ना विंड, वाटर वगैरह वगैरह, लाइट, टेम्परेचर, ठीक है। तो पहला तो होता है अबायोटिक कंपोनेंट, यानी नॉन लिविंग कंपोनेंट। इसके अंदर क्या आते हैं, लाइट आते हैं। लाइट, लाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि सनलाइट की वजह से ही जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू। एक होता है टेम्परेचर, एक अच्छा टेम्परेचर भी चाहिए होता है। एंड देन एटमॉस्फेरिक गैसेस, जैसे कि ऑक्सीजन, CO2, इन सब गैसेस की रिक्वायरमेंट होती है। एंड लास्ट इज वाटर, सबसे इंपॉर्टेंट पानी। अगर पानी नहीं होगा तो भैया कुछ नहीं होगा। तो ये क्या है, ये कुछ
अबायोटिक फैक्टर्स हैं। अबायोटिक क्या है? कंपोनेंट्स हैं इकोसिस्टम के। सिस्टम, इकोसिस्टम, दो कंपोनेंट, बायोटिक, अबायोटिक। नॉन लिविंग कंपोनेंट तुम्हें पता है। अब हम बात करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि होता है बायोटिक कंपोनेंट। अब देखो, बायोटिक कंपोनेंट होते हैं लिविंग कंपोनेंट। अब इसके अंदर जो सबसे पहला कंपोनेंट आता है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि है प्रोड्यूसर। जो कि है प्रोड्यूसर। क्या होता है प्रोड्यूसर? कोई बताएगा? व्हाट इज प्रोड्यूसर? भैया जो प्रोड्यूस करता है वही तो है। अरे क्या प्रोड्यूस कर रहा है? क्या प्रोड्यूस? अरे खाना प्रोड्यूस करेगा भैया। कौन अपना खाना खुद बनाता है? भैया मम्मी बना लेती खुद का। अरे वो वाली बात नहीं कर रहा। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, याद आया? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, यस। कौन करता था? प्लांट्स। ग्रीन, ग्रीन प्लांट्स, राइट। तो सबसे पहले जो बायोटिक कंपोनेंट में आते हैं वो होते हैं प्रोड्यूसर, जो कि खाना खुद बनाते हैं। उसके अंदर आते हैं ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। तो प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिजम्स कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग देयर ओन फूड, जो कि खुद का खाना खुद बनाते हैं। दोज आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। लाइफ प्रोसेस में पढ़ चुके हैं। तो पहले तो आते हैं ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूसर के तौर पे। फिर आता है सेकंड बायोटिक कंपोनेंट, जो कि है कंज्यूमर। पहले प्रोड्यूसर, फिर कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन? आप, मैं, हम सब। हम क्या करेंगे? हम कंज्यूम करेंगे। हम किसी और को कंज्यूम करेंगे। जैसे कि मैं पेड़ को कंज्यूम कर रहा हूं, कल को कोई मुझे कंज्यूम मुझे कोई क्यों कंज्यूम करेगा भाई? लेकिन अगर शेर आ गया तो कंज्यूम कर जाएगा भाई। तो हम सब क्या है? हम कंज्यूमर हैं। हम कंज्यूमर हैं। तो कंज्यूमर कौन होते हैं? आर ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्रोड्यूसर फॉर देयर फूड, ठीक है। जो फूड पे दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं। अब ये भी तीन प्रकार के, लास्ट में समराइज करा दूंगा, तू टेंशन मत ले बेटा। अरे ओ बेटा, सुनना मेरी बात, सुनना। मैं लास्ट में रिवाइज करा दूंगा। और ये जो लिख रहा है ना, रुद्र भाई के क्या हालचाल, बेटा तेरे हालचाल बिगाड़ दूंगा, रुद्र भाई के भी बिगाड़ दूंगा। ध्यान, इज्जत से पढ़ ले। दोनों की आज फील्डिंग सेट हो जाएगी। पढ़ लो चुपचाप, चुपचाप पढ़ लो, ठीक। हाँ, राधिका की मम्मी खा सकती है अब, ठीक है। कंज्यूमर, कंज्यूमर आ गया समझ में। कंज्यूमर अब कितने टाइप के हो सकते हैं? जैसे एक कंज्यूमर होते हैं हर्बीवोर। हर्बीवोर कौन होते हैं? जो कि प्लांट्स को खाते हैं। फिर आते हैं कार्निवोर। कार्निवोर शेर वेर है ना। फ्लैश ईटर, फ्लैश ईटर यानी टाइगर, लायन, जो मार के खाते हैं। फिर आता है ओमनिवोर। ओमनिवोर हम होते हैं, जो कि प्लांट्स भी खा सकते हैं और एनिमल्स को भी खा सकते हैं, ठीक है। एक होता है पैरासाइट। पैरासाइट आपके सिलेबस में नहीं है इस टॉपिक में, तो ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको बस ये तीन पता होने चाहिए, हर्बीवोर, कार्निवोर और ओमनिवोर, ठीक है भैया। ये तीनों का पता है। और बताओ, और बताओ। अभी कराऊंगा, समराइज कराऊंगा तुम्हारे दिमाग में, तभी जाएगा एक बार में। तुम्हारे दिमाग में कहां जाता है? फिर आता है डीकंपोजर। प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डीकंपोजर। डीकंपोजर क्या करता है? डेड एंड डीकेइंग मटेरियल को डिकम्पोज करेगा और उसकी जो न्यूट्रिएंट्स है ना, उसको नेचर में डाल देगा। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया। कोई भी अगर जानवर मर जाता है तो थोड़े टाइम में वो डिकम्पोज होता है, स्मेल आने लगती है, देखा है? तो उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे सॉइल में चले जाते हैं। कौन करता है काम? बैक्टीरिया करता है। तो उसको हम बोलते हैं डीकम्पोजर। डीकम्पोजर आर दी ऑर्गेनिज्म दैट डिराइव न्यूरिशमेंट फ्रॉम डेड एंड डीकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है। जो डेड एंड डीकिंग वाले होते हैं उनसे वो क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब कर लेते हैं। अब ये जो डीकंपोजर होते हैं ना, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, व्हाई डीकंपोजर आर इंपॉर्टेंट? तो दो इंपॉर्टेंस इनकी याद रखना, याद रखना इंपॉर्टेंट है। डबल ट्रिपल स्टार लगा लो डीकंपोजर की इंपॉर्टेंस पे। देखो, पहला, असिस्टिंग इन रिड्यूसिंग ऑर्गेनिक वेस्ट। इमेजिन करो, यहां पे किसी की डेथ हो गई, यहां पे किसी की डेथ हो गई। अगर डीकंपोजर नहीं होंगे, मैं जानवरों की बात कर रहा हूं, इंसानों की बात नहीं कर रहा, अगर डीकंपोजर नहीं होंगे तो इतनी वेस्ट हो जाएगा ना। मतलब लैंड पे हर जगह गंदगी 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 होगी। क्यों? क्योंकि यहां पे किसी चूहे की डेथ हो गई, यहां पे किसी बिल्ली की डेथ हो गई, समझ रहे हो ना। तो इसलिए डीकंपोजर सबसे पहले तो एनवायरमेंट को क्लीन करता है, पहला स्टेप। दूसरा, क्लीनिंग द इन्वायरमेंट बाय ब्रेकिंग डाउन डीकेइंग। ये तो हो गया पहला, कि इन्वायरमेंट को क्लीन करता है। और दूसरा इसका पॉइंट क्या है? ये न्यूट्रिएंट्स को, वो जो डेड एंड डीकिंग मटेरियल है उसके न्यूट्रिएंट्स को सॉइल में क्या करता है? डालता है, ठीक है। असिस्टिंग रिड्यूसिंग ऑर्गेनिक वेस्ट एंड रिप्लेनिशिंग सॉइल न्यूट्रिएंट, यानी जो सॉइल के न्यूट्रिएंट है उनको वो उठाता है, उसमें से बैक्टीरिया, ये डीकंपोजर, और सॉइल में वापस डालता है। मुझे ये बताओ, क्या तुम्हें ये दोनों रोल समझ आएगा? पहले तो ये बता दो, अगर समझ आया तो पी के लिख दो।
अरे बोल दे भाई, समझ आया तेरे को? चलो, बहुत बढ़िया, आ गया। अब एक बार ना, जो मैंने आपको पूरा पढ़ा है ना, अभी तक की कहानी पीके भैया की जुबानी। देखो भैया, मैंने बोला इकोसिस्टम, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम होता है दो टाइप का, नेचुरल बात कर लूं या तो मैं मैन मेड की बात कर लूं। नेचुरल में आपको एग्जांपल पता है, मैन मेड के एग्जांपल याद रखना, इक्वेरियम, क्रॉप्स वगैरह वगैरह। ठीक है। अब यही जो इकोसिस्टम होता है, इस इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट होते हैं, अबायोटिक, बायोटिक। अबायोटिक यानी जो नॉन लिविंग है, जैसे कि विंड, पानी, टेम्परेचर, गैसेस वगैरह वगैरह। बायोटिक में क्या है, बायोटिक में होते हैं तीन कंपोनेंट। एक होता है प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर वो जो कि खुद का खाना खुद बनाता है, यानी ग्रीन प्लांट। फिर आता है कंज्यूमर, जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर पे डिपेंडेंट होता है। इसमें तीन होते हैं, हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। और फिर आता है लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि है डीकंपोजर। अब डीकंपोजर क्या करता है, दो काम करता है। एक तो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको सॉइल में वापस फेंक देता है, सॉइल को वापस से फर्टाइल बनाता है ना, न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश करता है, वापस से डालता है। और दूसरा, इन्वायरमेंट को क्लीन करता है। तो ये दो काम हो गए डीकंपोजर के। ये थी पूरी कहानी इकोसिस्टम की। सिस्टम, अब मुझे बताओ, क्या तुमको समझ आया? पूरा इकोसिस्टम मजा आया? बता दो भाई, बता दो भाई। ठीक है। तो देखो, अब एक क्वेश्चन आता है बार बार कि इकोसिस्टम क्या एक साइक्लिक प्रोसेस है? यस और नो, क्या लगता है तुम्हें? साइक्लिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है? जहां से शुरू करा वहीं खत्म हो, यही होता है साइकिल का मतलब, है ना? तो क्या वो एक साइक्लिक प्रोसेस है? तो आंसर है यस, इकोसिस्टम एक साइक्लिक सिस्टम होता है। क्यों? देखो, फॉर एग्जांपल देखो, ये अबायोटिक कंपोनेंट्स थे। अबायोटिक कंपोनेंट्स यानी हवा, पानी, सनलाइट, इन सब से प्रोड्यूसर ने अपने खाने को बनाया। फिर उसके बाद क्या हुआ, प्रोड्यूसर को किसी ने खा लिया, ठीक है, कंज्यूमर ने खा लिया। फिर कंज्यूमर की डेथ हो गई, तो फिर क्या करा, डीकंपोजर इसको डीकंपोज करेगा। और डीकंपोज करने के बाद इसके जितने भी न्यूट्रिएंट्स होंगे, ये जो मर गए जानवर, इनके जितने भी न्यूट्रिएंट्स होंगे, न्यूट्रिएंट्स को वापस से नेचर के अंदर डाल देगा। यानी यहीं से ही शुरू हुआ था और यहीं कोई खत्म होगा। इसलिए बोलते हैं कि भाई, जहां से आए हो वहीं को ही चले जाओगे। लाइन बहुत बोली जाती है ना, इतना घमंड क्यों करना, जब जहां से आए हो वहीं को ही चले जाओगे। तो इस लाइन का एक्चुअल मतलब है कि भाई, आप अबायोटिक रिसोर्सेज से ही बने हो और वहीं ही चले जाओगे तुम, एक एक समय बाद, एक समय बाद। ठीक है। ये एक कौन लिखने लगा है? ये एक क्या है, पीके लिखो ना यार। अच्छा, ये बच्चा स्पैम कर रहा है। बेटा आदर्श, बैच से निकलवा दूंगा, मत करो, आज मत करो। आज नाइन्थ क्लास वालों ने तुम्हारी जैसी हरकतें करी हैं। आज मैंने 4 या 5 बच्चों के बैच सब्सक्रिप्शन कैंसिल करवाए हैं। नाइन्थ के बच्चों से चाहे पूछ लेना, आज मत करो। आज मैं इस मूड में नहीं हूं कि तुम्हारी इन बेवकूफ बातों को इग्नोर कर जाऊं मैं, तो इसलिए आज मत करो प्लीज। चलो, ब्लैक स्क्रीन आ गई, यानी क्लास लंबी होगी। क्लास क्लास लंबी, क्लास लंबी। चलो, बहुत बढ़िया। डन 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 डन। चलो, कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट, ओए होए होए होए, बेस्ड ऑन इकोसिस्टम। चलो भाई, चार्ट को जरा कंप्लीट कर लो यार। इकोसिस्टम के कंपोनेंट यहां पे आ रहा है, दो कंपोनेंट बायोटिक, और ये क्या होगा, बताओ ये क्या होगा? दो कंपोनेंट होते हैं, ये होगा अबायोटिक कंपोनेंट। ठीक है। बायोटिक में ये क्या है, बायोटिक में ये क्या है, बायोटिक में कितने कंपोनेंट होते हैं? 3 होते हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डीकंपोजर। यहां पे तुम्हें वो लिखना था। ये हो गया अबायोटिक। अबायोटिक कंप्राइजेज ऑफ, अबायोटिक में कौन सा कंपोनेंट होता है, वो आप कुछ भी लिख के आ सकते हो, जैसे विंड लिख के आ सकते हो, वाटर लिख के आ सकते हो, कुछ भी लिख के आ सकते हो। ठीक है। इकोसिस्टम की डेफिनेशन लिखनी थी यहां पे। इकोसिस्टम क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम है जिसमें बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। ठीक है। इकोसिस्टम के दो टाइप, एक आ गया टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल यानी नेचुरल इकोसिस्टम। और यहां पर क्या आएगा, यहां पर आ जाएगा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, या फिर आप इक्वेरियम भी लिख सकते हो, आप गार्डन भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया जी, मजा ही आ गया।
मजा ही आ गया। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। एक क्वेश्चन बताओ, बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम डज नॉट इंक्लूड, क्या इंक्लूड नहीं करता इनमें से? बायोटिक में इनमें से कौन सी चीज नहीं है? बायोटिक जो कि जिंदा है, जिंदा इनमें से कौन नहीं है? सॉइल थोड़ी ना जिंदा है भाई, यार सॉइल को तू जिंदा बना देगा क्या यार? हद हो गई है, बताओ। शर्म भी नहीं आ रही है, कह रहे हैं सॉइल जिंदा है। चलो अब बात करते हैं फूड चेन की। फूड चेन। फूड चेन। भाई अब तो बता दो स्वाद, देखो मैं तुम्हें बता दूंगा, बट तुम मुझे प्रॉमिस करोगे कि तुम फिर बाहर नहीं बताओगे किसी को। अगर तुम वादा करते हो तो मैं तुमको बता दूंगा कि क्या है, बट तुम्हें वादा करना पड़ेगा कि क्या है। कर रहे हो वादा? हाँ? अगर कर रहे हो तो जितने बच्चे लिख रहे हैं बता तो दूंगा, बट वादा, देखो बाहर गई अगर बातें, अंदर की बातें बाहर जाने लगी बेटा तो विश्वास खराब होता है। कर रहे हो वादा? प्रॉमिस? देखो क्या हुआ था, मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूँ। जैसे कि जो आरंभ बैच के बच्चे हैं, उनको पता भी है, मैंने आरंभ बैच में ही ये बात बोल दी थी कि यार हम कुछ, मैं कुछ लेकर आऊंगा, है ना। और वो गुजरात में वो चीज मैंने बहुत सर्च करा और उसके बाद जाके वो बनी। तो फर्स्टली हुआ क्या था, आज से 1 साल पहले, स्टोरी ऐसी है कि आज से 1 साल पहले अ, मेरा एक फ्रेंड था, तो उसको ना लिवर इन्फेक्शन हुआ था। तो जब पता चला कि क्यों हुआ है, तो वो हुआ था ये जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं ना, जो आप डेली बेसिस पे खाते हो, जैसे कि रियल जूस, है ना। अब मैं नाम ऐसे इसको, मतलब तुम्हें पता ही है, बोलना नहीं चाहिए ब्रांड के नाम क्योंकि वो केस वगैरह कर देते हैं, बट हाँ, तो ऐसी चीजों को खाने की वजह से उसको जो हुआ, और बहुत कम एज के अंदर लिवर डिसीज हुआ। तो फिर जब उसने और मैंने इस चीज के ऊपर रिसर्च करना स्टार्ट करा ना, तो वी रियलाइज्ड कि ये जो फूड इंडस्ट्री है ना, ये तो बहुत ही खराब है। इसके अंदर बिना बताए ऐसी चीजें बेची जा रही हैं जो कि तुम सोच भी नहीं सकते, मतलब लिटरली तुम अगर देखोगे ना, तुम्हें पता भी नहीं है कितना स्कैम होता है। तो फिर हमने तब सोचा था कि कुछ फूड इंडस्ट्री में हमें करना है, राइट। तो बहुत टाइम लगा, बहुत रिसर्च लगी, कई लोगों के पास हम घूमे देश भर में कि यार कैसे चीजें बनती हैं, कैसे हेल्थ पे फोकस कर सकते हैं हम लोगों की, और बहुत डिस्कशंस हुए। ठीक है, फाइनली फिर हमें गुजरात में कुछ ऐसे कनेक्ट्स मिले जहां पर ये चीजें स्टैब्लिश हो पाई, और फिर अब ऑलमोस्ट 1 साल से भी ज्यादा हो गया है, क्योंकि अब जनवरी चल रहा है, 1 साल से भी ज्यादा हो गया है। तो फाइनली वो चीज अब जाके बन पाई, एंड बस देन वी प्लान्ड कि हमें ये लॉन्च करना है। और नॉट ओनली फॉर स्टूडेंट्स, सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं, मुझे सबके लिए करना है। क्यों? क्योंकि एक अच्छी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको बहुत जेन्युइनली बताऊं कि आपको भी मैं अर्ली सिम्टम्स बताता हूँ, तुम्हारी हेल्थ खराब होने के अर्ली सिम्टम्स तुम्हें मैं बताता हूँ। अगर तुम पढ़ रहे हो कहीं पे बैठ के, और अगर थोड़ी देर पढ़ने के बाद तुम्हारी कमर दुखने लग रही है अभी से, इतनी कम एज में, तुम बहुत यंग हो अभी, अगर ऐसा हो रहा है, इसका ये मतलब है कि तुम 20-25 साल में तुम्हें डिसीजेज तुम्हारी बॉडी के अंदर आ जाएंगे, और बहुत बड़े डिसीजेज आ जाएंगे, राइट। डरा नहीं रहा हूँ, ये रियलिटी में बता रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है। तो ये ठीक कैसे होगा? ये ठीक होगा हेल्थ पे फोकस करके, राइट। तो उसी से रिलेटेड उस इंडस्ट्री को चेंज करने के लिए, राइट, हमें नहीं पता कि हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, वी डोंट नो। हमारे अंदर विश्वास है, हमारे अंदर बिलीव है, लोगों को चीजें पसंद आएंगी नहीं पसंद आएंगी मुझे नहीं पता, बट मैं एक जेन्युइन चीज बनाना चाहता था, और वो हम बना चुके हैं फाइनली, और 18 को पता चलेगा। वो क्या है, वो 18 को पता चलेगा। अभी मैं नहीं बता सकता, सॉरी। अभी मैं नहीं बता सकता, सॉरी। भैया फिर इतनी स्टोरी क्यों सुनाई? देखो रियलिटी में बता रहा हूँ, अब होगा क्या कि जितने भी फूड ब्रांड्स हैं वो बहुत टारगेट भी करेंगे, बट ठीक है, आदत, अब तो आदत सी हमको ऐसे जीने में, तो ठीक है, कोई नहीं, कर लेंगे, कर लेंगे, सह लेंगे दोस्तों साथ में। सह लेंगे दोस्तों साथ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट यस, वो आपको पता चलेगा। इवेंट 18 को एक इवेंट कर रहे हैं, इवेंट में लॉन्च करेंगे, ठीक है। यस यस यस, आपको भी बुला लेंगे। अगर यार तुम ना, इवेंट होगा दिल्ली में, और ये जो बाहर के बच्चे वो कहेंगे वाई ऑलवेज दिल्ली। यार अब दिल्ली में ही हो पाते हैं इवेंट, समझो, या दिल्ली या बॉम्बे, इसके अलावा इवेंट कहीं हो ही नहीं पाता। अब हम क्या करें, हम भी परेशान है ना। तो दिल्ली में ही होगा इवेंट तो ऑब्वियसली।
बट हाँ वो लोकेशन वगैरह बाद में बताएंगे आप। ठीक है चलो आप फूड चेन पे आते हैं, फूड चेन पे आते हैं। क्या है हिंट दे दूंगा एंड में, लास्ट में हिंट दे दूंगा, देन यू गाइस कैन गेट। अरे चिप्स विप्स थप्पड़ मारूंगा ना, चिप्स खिला दूंगा तेरे को मैं। अगर चिप्स ही लाना होता तो मैं, यार हमारे अंदर एक इसको चेंज करने की ना एक मिशन है हमारा, कि हम इस हैबिट को चेंज करें। तुम्हें लग रहा है मैं चिप्स लाऊंगा या तुम्हारे लिए मैं चॉकलेट लाऊंगा? थोड़ा सेंस बनाओ बातों का। आ जाओ। फूड चेन, फूड चेन क्या होता है? फूड चेन ना एक साइकिल है, साइकिल नहीं है सॉरी, एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस समझते हो, 1 2 3 4 5 6, क्या एक सीक्वेंस है? फूड चेन एक सीक्वेंस है कि कौन किसको खाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक प्लांट था, एक ग्रीन प्लांट था, ठीक है, ग्रीन प्लांट था। उस ग्रीन प्लांट को खाया, उस ग्रीन प्लांट को खाया किसने? ग्रीन प्लांट को खाया पीके भैया ने। ग्रीन प्लांट को खाया पीके भैया ने, और पीके भैया को खाया टाइगर ने। देख 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 देख, कितनी जल्दी मान लिया पीके भैया को टाइगर ने खाया। शर्म भी नहीं आई भैया, आपको क्यों खा रहे हो? ना 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 ना, पीके भैया नहीं है, ये तुम हो। तुमने खाया ग्रीन प्लांट, और तुमको खाया टाइगर ने। तुमको खाया बेटा टाइगर ने, और टाइगर से बड़े हैं पीके भैया। तो पीके भैया ने खाया टाइगर को, पीके भैया ने खाया टाइगर को। हर बात को। तो ये क्या है? ये एक फूड चेन है, एक सीक्वेंस है। ये क्या है? ये एक सीक्वेंस है। फॉर एग्जाम्पल, कौन किसको खाएगा, एक सीक्वेंस को हम बोलते हैं फूड चेन। क्या बोलते हैं बेटा? फूड चेन। तो फूड चेन इज द sequence of living organism in which one organism consume another। और हम ये करते क्यों है? फॉर एनर्जी ट्रांसफर। इसके लिए करते हैं बेटा, एनर्जी ट्रांसफर के साथ करते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। भैया आप कैसे टाइगर को खा, शक कर रहे हो मुझ पे? शक कर रहे हो? चलो बहुत बढ़िया, इतना समझ आ गया। अब फूड चेन में ना कुछ लेवल होते हैं, लेवल सबके निकलेंगे दोस्तों, निकलेंगे उसका जो कि डटा रहेगा। तो लेवल होते हैं, ट्रॉफिक लेवल उनको हम बोलते हैं। ट्रॉफिक लेवल बेसिकली होता क्या है? जैसे क्लास में नहीं देते हम कि ओ इसकी फर्स्ट रैंक आई, इसकी सेकंड आई, इसकी थर्ड आई, ट्रॉफिक लेवल है, राइट? तो सिमिलरली यहां पर भी होता है। इन अ फूड चेन वेरियस स्टेप बट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक प्लेस कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल। यानी यानी ये भी एनर्जी ट्रांसफर के लेवल है, जैसे रैंक्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्लांट, प्लांट होगा रैंक 1 पे, क्यों? क्योंकि सबसे पहले प्लांट आया, सबसे पहले प्लांट आया, ठीक है। हाँ, फिर प्लांट को खाया तुमने, तो तुम हो गए ट्रॉफिक लेवल 2 पे। फिर तुमको खाया टाइगर ने, तो टाइगर होगा ट्रॉफिक लेवल 3 पे। और टाइगर को पीके हुए ने खा लिया, तो मैं आ गया ट्रॉफिक लेवल 4 पे। तो ऐसे होते हैं ट्रॉफिक लेवल्स, ठीक है। लेवल सबके निकलेंगे पर, बहुत बढ़िया। तो आप देख सकते हो, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे हमेशा प्रोड्यूसर होते हैं जो कि खाना खुद का प्रोड्यूस करते हैं। सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पे वो लोग होते हैं जो कि प्रोड्यूसर को खाते हैं। फिर थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे वो होते हैं जो कि इन हर्बीवोर को खाते हैं। और फोर्थ में वो होते हैं जो कि इस थर्ड ट्रॉफिक लेवल वाले को खाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ट्रॉफिक लेवल 1 2 3 4। आई गेस इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत बच्चों वाली चीजें चल रही है। इलीगल हो गया टाइगर को खाना? भाई तुम जेल वेल मत करा देना, तुम मुझको जेल मत करा देना एक दिन यार। चलो बहुत सही, बहुत सही। तो अब आप मुझे एक चीज बताओगे। अब एक जेन्युइन एग्जांपल ले लेते हैं। ग्रास है, ग्रास को खाया, ग्रास, ग्रास हॉपर ने, ग्रास हॉपर होता है ना, ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर को खाया। किसको खिलाए? फ्रॉग को खिला देते हैं भैया, फ्रॉग तो खा ही लेता है। और फ्रॉग को खाया किसने? फ्रॉग को खाया ईगल ने। तो मुझे ये बात बताओ, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे कौन है? फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे कौन है? ग्रास। ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, ये है थर्ड, ये है फोर्थ, ठीक ठीक। ये तो हो गया ट्रॉफिक लेवल। अब मुझे ये बताओ, अगर ट्रॉफिक लेवल को मैं वो कंज्यूमर प्रोड्यूसर उन सबसे जोड़ूं तो क्या रिश्ता आएगा? जो फर्स्ट ट्रॉफिक पे होगा वो क्या हमेशा प्रोड्यूसर कहलाएगा? यस और नो बेटा? हाँ भैया, बात तो आप एकदम ठीक कह रहे हो यार। जो फर्स्ट पे होगा क्या वो हमेशा ट्रॉफिक? हाँ भैया बिल्कुल कहलाएगा। बात में दम है यार आपकी, मैंने कहा बिल्कुल दम है, ठीक। हमेशा क्या कहलाएगा? फर्स्ट वाला प्रोड्यूसर कहलाएगा। सेकंड वाला क्या कहलाएगा? सेकंड वाला कहलाएगा प्राइमरी कंज्यूमर। अब भैया प्राइमरी कंज्यूमर क्या होता है वो नहीं बताया था मैंने? कंज्यूमर 3 टाइप के होते हैं, हर्बीवोर, कार्निवोर और ओमनीवोर। तो
कंज्यूमर जो होता है, जो सबसे पहला जो कंज्यूमर होता है, जो कि हर्बीवोर होता है, उसको हम बोलते हैं क्या? उसको हम बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, पीसी, प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है। फिर जो प्राइमरी कंज्यूमर को खाता है उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर। और जो सेकेंडरी कंज्यूमर को खाएगा उसको हम बोलेंगे टर्शरी कंज्यूमर। क्या बोलेंगे? टर्शरी कंज्यूमर। क्या बात समझ में आई? ठीक है। पहला तो क्या है? प्रोड्यूसर। फिर आता है सबसे पहले पीसी। पीसी क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर, सबसे पहला कंज्यूमर। फिर आता है सेकेंडरी कंज्यूमर और फिर आता है टर्शरी कंज्यूमर। क्या ये कहानी तुमको समझ आई दोस्तों? आई गेस सिंपल चीजें चल रही हैं, मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत आई किसी को। आप देख सकते हो, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल हमेशा प्रोड्यूसर, सेकंड ट्रॉफिक लेवल यानी प्राइमरी कंज्यूमर, थर्ड ट्रॉफिक लेवल यानी सेकेंडरी कंज्यूमर और फोर्थ ट्रॉफिक लेवल यानी टर्शरी कंज्यूमर। बताओ, ऑल गुड? कल मेरे पास एक मेल आया था एक बच्चे का, और वो मुझसे कह रहा था भैया आप आरंभ बैच, अभय बैच के अंदर ना बहुत तेज पढ़ाते हो, बहुत फास्ट पढ़ाते हो। बेटा एक चीज समझना है यार, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब बैच स्टार्ट हुआ था मैंने आपसे एक चीज बोली थी कि अभय बैच इज दी फास्ट ट्रैक कोर्स, राइट? हमारे पास लिमिटेड क्लास है, आपको भी सब पढ़ना है, तो हम वैसा, हमें उतना जल्दी पढ़ाना है कि एक चैप्टर 2 लेक्चर में खत्म हो जाए, राइट? हम यही करते आ रहे थे। 1 से 1.5 घंटे की क्लास होती थी, यानी एक चैप्टर में 3 घंटे प्लस लगते थे, तो इसलिए थोड़ा स्पीड अप रहता ही है ना? ये मैंने आपको शुरू से, ये चीज जब बैच स्टार्ट होता तब से मैं बोलता आ रहा हूं। तो पता है क्या होता है, कभी आपको ज्यादा स्पीड अप लगे ना, कभी भी अगर किसी बच्चे को मान लो यार तुम्हें कार्बन एंड कंपाउंड में लगा कि भैया आपने बहुत ही तेज पढ़ा दिया, जबकि मैंने 3 लेक्चर लिए हैं, वो अलग बात है, पर तुम्हें लगा मैंने बहुत तेज पढ़ा दिया, तो पता है क्या किया करो आप ना, थोड़ी देर मतलब लाइव से हट जाया करो और आप बाद में एक बार रिकॉर्डेड देखा करो बैठ के, ताकि तुम अपनी पेस में पढ़ पाओ, अगर ऐसा कभी लगता है तो। बाकी तो नहीं लगना चाहिए, बट ये तुम एक सोल्यूशन निकाल सकते हो इन सब चीजों। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, ये हमें समझ में आ गया। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन है। क्या कुछ क्वेश्चन है कि ये जो बनी है ना फूड चेन, ये बनी किस लिए? ये एनर्जी ट्रांसफर के लिए बनी है। एनर्जी ट्रांसफर कैसे हो रही है? एक से दूसरे में जब कोई किसी को खा रहा है तो किस लिए खा रहा है? ताकि वो एनर्जी उसमें ट्रांसफर हो जाए, राइट? उसके लिए। तो उसी का एक लॉ होता है, पहले उस लॉ को पढ़ लेते हैं, ये क्वेश्चन करने से पहले, ये क्वेश्चन करने से पहले चलो ये क्वेश्चन बता ही दो। विच ऑफ द ग्रुप डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ फूड चेन? इनमें से कौन सा फूड चेन नहीं है? कैसे पता लगेगा? फूड चेन में एक दूसरे को खाएगा, दूसरा तीसरे को खाएगा, तीसरा चौथे को खाएगा, ऐसा एंगल किसमें नहीं बन रहा। अगर तुम पहला देखोगे, ग्रास है, ग्रास को रैबिट ने खाया, रैबिट को वुल्फ ने खाया, वुल्फ को लायन ने खाया, तो ये तो एक फूड चेन है। ठीक है। दूसरा, प्लैंकटन, ये क्या होता है? प्लैंकटन एक प्रकार का प्लांट होता है। प्लैंकटन क्या होता है? एक प्रकार का प्लांट होता है। ठीक है। मतलब आप बोल सकते हो ये वो प्लांट होता है जो कि ओशन में पाया जाता है, रिवर्स में पाया जाता है। ठीक है। प्लैंकटन को फिशेस खाती हैं, प्लैंकटन को फिशेस खाती हैं, और फिश को मैन खा जाता है। बट ये ग्रास हॉपर कहां से आ गया बीच में? है ये ग्रास हॉपर कहां से आ गया बीच में? बताओ, ग्रास हॉपर कहां से आया बीच में? क्या लगता है? तो क्या ये फूड चेन है? सोचो इसके बारे में। तीसरा देखते हैं, हॉक क्या होता है? हॉक इज बेसिकली ईगल। ठीक है। तो ग्रास है, ग्रास को खाएगा ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर को खाएगा फ्रॉग, फ्रॉग को खाएगा स्नेक, स्नेक को खाएगा हॉक। तो ये भी एक क्या है? ये भी एक फूड चेन है। ठीक है जी। लास्ट देखते हैं, ग्रास, स्नेक, वुल्फ, टाइगर। ग्रास को कौन खा सकता है? क्या ग्रास को स्नेक खा सकता है? वुल्फ खा सकता है? टाइगर खा सकता है? नहीं। तो ये भी फूड चेन नहीं है और ये भी फूड चेन नहीं है। तो 2 और 4 किसमें है? डी। तो जिसने डी आंसर दिया है, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है। ठीक है। बी में अगर किसी को दिक्कत आई तो याद रखना, जो प्लैंकटन होता है ये एक ऐसा प्लांट होता है जो कि ओशन में पाया जाता है। इसको फिशेस खा सकती हैं, और फिश ह्यूमन खा सक मतलब ह्यूमंस फिश को खा सकते हैं। तो ये ग्रास ऊपर कहां से आ रहा है भैया? है ये कहां से बीच में आ गया? ये अलग ही खुश हो रहा है, बताओ। चलो, चलो बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन समझ आ गया। तो हमारा अगला जो टॉपिक है इसी में ही, वो है 10% लॉ। वेरी इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन पेपर के अंदर तुम्हें 101% दिख सकता है,
10% लॉ से। 10% लॉ क्या है? इस लॉ के अकॉर्डिंग एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जो एनर्जी ट्रांसफर होती है वो सिर्फ और सिर्फ 10% होती है। यानी मान लो अगर एक प्लांट है, एक ग्रास है, उसके पास अगर 10 जूल ऑफ एनर्जी है, एनर्जी का यूनिट जूल होता है, तो अगर उसको ग्रास हॉपर ने खाया तो ग्रास हॉपर पे इसका सिर्फ 10% एनर्जी आएगी, जो कि होता है 1 जूल। कैसे निकाला? 10 से डिवाइड कर लिया, 10 से डिवाइड कर लिया, राइट। तो सिर्फ 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है, सिर्फ 10% एनर्जी। अब तुम बोलोगे भैया फिर 90% एनर्जी कहां चली जाती है, कहां गई 90% एनर्जी? तो याद रखना, while 90% एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट, या फिर 90% एनर्जी लाइफ प्रोसेसेस के अंदर वेस्ट हो जाती है। जैसे कि इस ग्रास के पास 10 जूल ऑफ एनर्जी थी, तो सिर्फ 1 जूल एनर्जी गई ग्रास हॉपर पे, 9 जूल जो एनर्जी थी वो वेस्ट हो गई इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड अदर लाइफ प्रोसेसेस, क्योंकि प्लांट को भी अलग अलग लाइफ प्रोसेस करने होते हैं, तो उन प्रोसेसेस में वो एनर्जी चली गई। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यही होता है 10% लो। यही होता है 10% लो। इसके क्वेश्चन आते हैं, इनके, हाँ इसके वो आते हैं। देखो अब इसमें ना बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आते हैं। मतलब तुम बायोलॉजी में भी आज न्यूमेरिकल करोगे, तुम कहोगे भैया बायोलॉजी में भी न्यूमेरिकल आते हैं सही बताओ? मैंने कहा हाँ बिल्कुल आते हैं, तो अभी दिखाऊंगा भी। पर उससे पहले एक सवाल मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, ये जो एनर्जी का फ्लो है, ये यूनिडायरेक्शनल है या बाई डायरेक्शनल है? यूनिडायरेक्शनल यानी एक ही डायरेक्शन में जाएगा, या तो उल्टा भी आ सकता है। तो याद रखना, फूड चेन में जो एनर्जी का फ्लो होता है वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शनल का मतलब क्या होता है? एनर्जी फ्लोज इन वन डायरेक्शन, है ना, सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो करती है, कभी पीछे नहीं आ सकती। मैं एक एग्जांपल देता हूं तुम्हें। देखो, प्लांट है, प्लांट के पास एनर्जी कहां से आएगी? सनलाइट से आएगी, है ना, सनलाइट से आएगी। और एक चीज याद रखना, मान लो सनलाइट के पास 10,000 जूल एनर्जी है, ठीक है, सनलाइट के पास 10,000 जूल एनर्जी है। तो प्लांट ना सनलाइट की एनर्जी का सिर्फ 1% अब्सॉर्ब करता है। ये इंपॉर्टेंट है। क्या बोला मैंने? प्लांट जो है सनलाइट की एनर्जी का सिर्फ 1% अब्सॉर्ब करता है। तो इसका 1% क्या होगा? इसको 100 से डिवाइड कर लो, तो ये आ जाएगा 100। यही आया, यही आया, ठीक है। तो प्लांट के पास आ गया 100 जूल एनर्जी। अब प्लांट को खाया जब ग्रास हॉपर ने, तो इसकी 10% एनर्जी यानी 10 जूल चली गई, ठीक है। अब इसको खा लिया किसने? फ्रॉग ने, तो फ्रॉग के पास चली गई 1 जूल एनर्जी, राइट। तो एनर्जी का ट्रांसफर यूनिडायरेक्शनल है। क्या एनर्जी वापस से इस फ्रॉग से क्या उस सनलाइट तक वापस जा सकती है? क्या फ्रॉग से एनर्जी वापस सनलाइट पे जाएगी? नहीं जाएगी। इस वजह से बोलते हैं कि जो फूड चेन होती है वो यूनिडायरेक्शनल होती है, वो सीधी होती है। जबकि जो इकोसिस्टम था वो कैसा था? इकोसिस्टम साइक्लिक प्रोसेस था। याद रखना, इकोसिस्टम इज साइक्लिक, याद आ गया? हाँ। बट फूड चेन इज यूनिडायरेक्शनल, वो कभी पीछे मूव नहीं करती, ठीक है। तो उसका आंसर भी याद रखना। रीजन क्या होता है? ग्रीन प्लांट कैप्चर 1% ऑफ सनलाइट एंड कन्वर्ट इट इनटू फूड एनर्जी, एंड देन इन फर्दर ट्रॉफिक्स लेवल एनर्जी इज पास्ड अकॉर्डिंग टू द 10% लॉ, और वो एनर्जी वापस से सनलाइट के पास नहीं जा सकती। इसलिए बोला जाता है कि यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी होता है फूड चेन में। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, समझ आ गया तुमको तो यार, तुम तो बहुत होशियार हो गए हो। चलो भाई, ठीक है, चलो। ये वही सारी लाइन है, ये वही सारी लाइन है जो मैंने आपको बताया। 90% ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट, ओनली 10% इज ट्रांसफर्ड, सिंस सो लिटिल एनर्जी इज अवेलेबल फॉर नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर। अच्छा, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये मैं तुम्हें बताता हूं। क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन भी मैं तुम्हें डायरेक्टली बता ही देता हूं यार। वाई हाउ क्यों लिख दिया? वाई देखना, वाई देयर आर ओनली 3 to 4 ट्रॉफिक लेवल्स इन फूड चेन। ऐसा क्यों है कि सिर्फ 3 से 4 ट्रॉफिक लेवल होते हैं फूड चेन में? क्या हो गया? क्या रहा हूं? क्या बोल दिया?
क्या हुआ है तो बताओ। बता ही नहीं रहे, रॉन्ग रॉन्ग लिखे जा रहे हो। क्या रॉन्ग, क्या दिखा दिया ऐसा? क्या दिखा दिया भाई ऐसा मैंने तुम्हें? ये किसमें क्या? ये 10,000 जूल था। तो 10,000 जूल का 1% एनर्जी प्लांट पे आएगी। 1% कैसे निकाली जाती है? 100 से मल्टीप्लाई करके, 100 से डिवाइड करके। तो एक, दो, तो ये कितना हो गया? 100 जूल आ गया। अब यहां से 10% लॉ फॉलो होगा, 10% लॉ। तो इसका 10% होता है 10, और इसका 10% होता है 1। तो क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है भाई? गधे हो क्या थोड़े से? क्या बातें कर रहे हो भाई, सही तो है क्या? भाई यहां से तो 1% एनर्जी आती है, लेकिन आगे तो 10-10% जाती है ना, बताया ना 10% लो। क्या बातें कर रहे हो यार तुम, सही तो है। क्या हो गया गणित को, है क्या खा लिए हो बेटा? क्वेश्चन सुन अब। वाई देयर आर ओनली 3 to 4 ट्रॉफिक लेवल इन फूड चेन? आंसर इज सिंपल, बिकॉज अकॉर्डिंग टू 10% लॉ, ओनली 10% इज एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉफिक टू अनदर। तो जब आप बड़े ट्रॉफिक लेवल पे जाओगे ना, मान लो चौथा ट्रॉफिक लेवल है, तो उसमें जो एनर्जी होगी वो बहुत कम होगी। एनर्जी विल बी वेरी लेस। एनर्जी विल बी वेरी लेस, जिस वजह से ज्यादा लंबी ट्रॉफिक लेवल सरवाइव नहीं कर सकती। जैसे प्लांट के पास अगर 1,000 जूल थी, तो अगले ट्रॉफिक लेवल पे सिर्फ 100 जूल है, फिर 10 जूल है, फिर 1 जूल है। तो 1 जूल की एनर्जी में क्या वो ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर सकता है? नहीं कर सकता। इसलिए फूड चेन इतनी लंबी नहीं होती। ये बात तुमको अब समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्तों। दोस्तों कुछ क्वेश्चन करोगे और बताओगे? कुछ भी लिखते हो ना तुम, रॉन्ग 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 रॉन्ग, कुछ भी लिखते हो। बताओ। बहुत बढ़िया। In a food chain, the energy available at the producer is 50,000. Calculate the energy available to the tertiary consumer. बहुत अच्छा सवाल है। देखो, तुम्हें पता है कि जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर यानी फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, उस पे कितनी है? उस पे है 50,000, 50,000 जूल। ठीक है। अब प्रोड्यूसर से एनर्जी जाएगी प्राइमरी कंज्यूमर पे, प्राइमर से जाएगी सेकेंडरी कंज्यूमर पे, और सेकेंडरी कंज्यूमर से जाएगी टर्शरी कंज्यूमर पे। तो पहले इसको 10 से डिवाइड कर लो, तो इसके पास कितनी आ गई? ये आ गई 5,000। ठीक है। फिर 10 से डिवाइड कर लो, ये आ गई 500, और फिर 10 से डिवाइड कर लो, ये आ गया 50। तो टर्शरी कंज्यूमर के पास 50 जूल ऑफ एनर्जी होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, जिसका आंसर 50 आया, एक नंबर। तो कंफ्यूज मत होना बेटा, प्रोड्यूसर इज द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, ये आ गया सेकंड ट्रॉफिक लेवल, थर्ड ट्रॉफिक लेवल, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, क्या बात है। आगे बढ़ते हैं। द एनर्जी एट द सेकेंडरी कंज्यूमर लेवल इज 100 जूल। ठीक है। क्या बोल रहा है? यूजिंग अ डायग्राम एक्सप्लेन द एनर्जी फ्लो एंड कैलकुलेट द एनर्जी इन द प्रोड्यूसर लेवल। ठीक है। अब देखो फ्लो कैसा होता है। पहले आता है प्रोड्यूसर, ठीक है, प्रोड्यूसर आएगा, फिर आएगा प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है। अब सेकेंडरी कंज्यूमर के पास है 100 जूल एनर्जी। आपको यह बताना है कि प्रोड्यूसर के पास कितनी एनर्जी होगी। तो अब क्या करोगे? अब आप इस साइकिल को उल्टी चलाओगे। अभी तक हम 10 से डिवाइड करते हुए पहुंच रहे थे, अब जब उल्टी साइकिल चलेगी तो हमें 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है। तो अगर सेकेंडरी कंज्यूमर पे इतना है, तो 10 से मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा 1,000 जूल, और फिर करो, ये आ जाएगा 10,000 जूल। ठीक है। तो 10,000 जूल ऑफ एनर्जी इज अवेलेबल एट प्रोड्यूसर, एट प्रोड्यूसर। ठीक है। तो जब ऐसे जाओगे तो बेटा डिवाइड करते हुए चलना, और जब ऐसे जाओगे तो 10 से मल्टीप्लाई करते हुए चलना। चलो बहुत बढ़िया। A snake receives 8 joule from eating a frog. How much energy was present originally in the grass? देखो, फूड चेन अब इसमें क्या होगी? फूड चेन तुम्हें ये बनानी होगी इसमें, ग्रास, ग्रास हॉपर, फ्रॉग और स्नेक। ठीक। हमें ये गिवन है कि
स्नेक रिसीव 8 जूल, स्नेक के पास जो एनर्जी आई वो 8 जूल आई। कितनी आई? 8 जूल। तो आपको ये बताना है ग्रास पे कितनी होगी। तो उल्टी साइकिल चलाओगे, 10 से मल्टीप्लाई करते हो चलो 80 यानी 80, 800 एंड दिस इज 8000। तो 8000 जूल की जो एनर्जी है वो अवेलेबल होगी ग्रास के पास। ठीक है, ओके ओके जी। चलो बहुत बढ़िया। असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन देखना। एनर्जी पिरामिड, एनर्जी पिरामिड, पहले तो ये शब्द क्या होता है भैया, हमें तो यही नहीं पता। एनर्जी पिरामिड कुछ नहीं है। एनर्जी पिरामिड का यह मतलब होता है कि अगर आप प्रोड्यूसर से आओगे तो प्रोड्यूसर के पास तो ज्यादा एनर्जी है, फिर आप आओगे कंज्यूमर के पास, उनके पास कम एनर्जी है, और जैसे जैसे आप ऊपर ट्रॉफिक लेवल पे बढ़ते जाओगे एनर्जी जो है वो कम होती जाएगी, और इसी को हम बोलते हैं क्या, इसी को हम बोलते हैं पिरामिड, एनर्जी पिरामिड। देखो नीचे प्रोड्यूसर के पास तो अच्छी एनर्जी है, फिर सेकेंड ट्रॉफिक लेवल में कम है, थर्ड में और कम है, फोर्थ में और कम है, फिफ्थ में और कम है। तो पिरामिड की तरह एनर्जी कम होती जाती है, वो बताता है क्या, एनर्जी पिरामिड। ठीक है, एनर्जी पिरामिड कैन बी इन्वर्टेड इन सर्टेन इकोसिस्टम। क्या हम उसको कुछ इकोसिस्टम में उल्टा करके रख सकते हैं? क्या हम उसको उल्टा बना सकते हैं? उल्टे का मतलब क्या है? उल्टे का मतलब यह है कि प्रोड्यूसर में कम एनर्जी और अब ऊपर बढ़ते जाओगे तो हाई ट्रॉफिक लेवल में ज्यादा एनर्जी। क्या ये पॉसिबल है? क्या पॉसिबल है? बताओ। पहला ही गलत हो गया भैया, फिर तो क्या ही बात रही। इसका आंसर डी कर दो और आगे बढ़ जाओ, डी कर दो और आगे बढ़ जाओ। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, इसमें तो दोनों ही गलत है ना यार। 1 मिनट, इसमें तो दोनों ही गलत है यार। ये रीजन देखो, ये भी गलत है। कंज्यूमर समटाइम हैव ग्रेटर एनर्जी देन प्रोड्यूसर, पॉसिबल ही नहीं है। प्रोड्यूसर के पास ज्यादा एनर्जी ही होगी बेटा, नेवर पॉसिबल, कभी नहीं हो सकता ऐसा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो इसका तो यार दोनों ही गलत होने चाहिए। क्या लगता है दोस्तों तुम्हें? क्या लगता है? वैसे इसका आंसर तुम्हें डी ही लिखना चाहिए। इसका आंसर डी ही लिखो, डी ही लिखो। आर वैसे ट्रू नहीं होगा, बट बेस्ट ऑप्शन फिर इसमें डी है, क्योंकि देखो कंज्यूमर समटाइम हैव ग्रेटर एनर्जी देन प्रोड्यूसर, वैसे तो पॉसिबल नहीं है, बट कुछ केसेस शायद एक्वेटिक वाले जो प्लांट्स होते हैं ना, उनमें एनर्जी कम होती है और फिशेस के पास ज्यादा एनर्जी होती है। तो ये एक ऑप्शन बन सकता है। हाँ, नहीं तो इसका इसका आंसर डी आएगा बेटा, डी ही आएगा, डी ही आएगा, डी ही आएगा। ठीक है, ई कर देना इसको। एक्वेटिक प्लांट में पॉसिबल हो सकता है कभी कभार कि कंज्यूमर के पास ज्यादा एनर्जी हो, और जो जो फाइटो प्लांट्स होते हैं ना, जो कि एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, उनके पास एनर्जी कम हो। सो समवेयर दिस इज पॉसिबल। तो इसका आंसर डी कर देना। चलो आगे बढ़ा जाए। वाई देयर आर फूड चेन जनरली लिमिटेड टू 4-5 ट्रॉफिक लेवल, यही जो मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि हर स्टेप में 90% एनर्जी लॉस हो जाती है, तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे एनर्जी कम होती जाएगी, इसलिए सिर्फ कम ट्रॉफिक लेवल ही पॉसिबल हो पाते हैं। ठीक है, यहां पर फूड चेन समझ आ गई है सबको, तो अब हम बढ़ते हैं फूड वेब के ऊपर। फूड वेब स्टार्ट करें बेटा, फूड वेब स्टार्ट करें, क्या बोलते हो? चलो, फूड वेब क्या है? द इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन्स, यानी आप मान लो बहुत सारी अगर फूड चेन्स है ना, और उनको अगर तुम जोड़ दोगे, यानी आप बहुत सारी फूड चेन उठाओ और उसको आपस में जोड़ दो, है ना, उनको इंटरकनेक्ट कर दो, उसको हम बोलते हैं फूड वेब, यानी एक जाला बन गया। ठीक है, तो क्या होता है? Food web is the network of interconnected food chain that represent multiple pathway through which energy and nutrient flow within a ecosystem. अब सवाल ये आता है, फूड चेन और फूड वेब में बेटर कौन है? तो देखो फूड वेब बेटर है। क्यों? क्योंकि फूड वेब में मल्टीपल फूड चेन है। तो फॉर एग्जांपल मैं हूं, अगर मैं फूड चेन में हूं, वो फूड चेन याद है जिसमें मैं टाइगर खा रहा था, तो उस फूड चेन के हिसाब से मैं सिर्फ टाइगर खा सकता हूं। अब इमेजिन करो भैया, मैं तो भूखा आदमी, टाइगर मर गए, तो अब मैं किसको खाऊंगा? तो मेरे पे तो ऑप्शन ही नहीं है, तो मैं भी मर जाऊंगा, है ना। देख कैसे खुश हो रहे हैं। ओए, हाँ, तो खुद को बचाने के लिए फूड वेब क्या होता है? फूड वेब में मेरे पास अलग अलग ऑप्शन है।
एक तो टाइगर वाली फूड चेन भी है, कभी कभार खा लिया टाइगर, ज्यादा नहीं है ना, मजाक कर रहा हूँ भाई, प्लीज दोस्तों, केस हो जाता है इसमें, मैं बहुत मजाक कर रहा हूँ, आई एम वेरी, मैं मजाक कर रहा हूँ, बस बात खत्म। ठीक है। और दूसरा भी ऑप्शन उसमें आ जाता है, जैसे कि मैं प्लांट्स खा सकता हूँ, वेजिटेबल खा सकता हूँ, तो एक फूड चेन वो बन गई, एक फूड चेन वो बन गई। उन सबके कनेक्शन को हम बोलते हैं फूड वेब, तो फूड वेब ज्यादा अच्छा है। ठीक है। फूड वेब मेक्स द इकोसिस्टम मोर स्टेबल बाय प्रोवाइडिंग अल्टरनेट फूड सोर्सेस फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। इसका जैसे एक एग्जांपल आप देखो, तो जैसे ग्रास हॉपर है, ग्रास हॉपर ग्रास को खाएगा। अगर आप ईगल पे जाओगे तो अब ईगल से देखो अलग अलग फूड चेन जुड़ चुकी हैं। अब ईगल फ्रॉग को भी खा सकता है, रैट को भी खा सकता है, और स्नेक को भी खा सकता है। अलग अलग चीजों को क्या है, ईगल खा सकता है। राइट, तो ईगल के पास ऑप्शन ज्यादा है भैया, है, ऑप्शन बहुत जरूरी है। तो फूड वेब से क्या होता है, ऑप्शन है, तो क्या होगा कि अगर अच्छा ये ऑर्गेनिज्म कम हो गए तो मैं इनको खा लूंगा। ठीक है। तो फूड चेन उतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती, बट फूड वेब इज मोर बेटर। चलो भाई बहुत बढ़िया, ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसके सिग्निफिकेंस देख लो। भैया बहुत बोरिंग, मैं बोल रहा हूँ थ्योरेटिकल चैप्टर है बेटा, बहुत थ्योरेटिकल चैप्टर है, मैं समझ रहा हूं तुम्हारी भावना है ना, मैं बिल्कुल समझ रहा हूं, मैं बिल्कुल समझ रहा हूं भाई। क्या, कोई ग्लिच नहीं है, कोई ग्लिच नहीं है मेरे भाई। चलो, तो फूड वेब के अब सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। सबसे पहला सिग्निफिकेंस तो बहुत इजी है। क्या है सिग्निफिकेंस, कि इससे होता क्या है, इकोसिस्टम बैलेंस हो जाता है, जैसा मैंने अभी जस्ट आपको बताया। ठीक है। अगला, एनर्जी फ्लो। देखो एनर्जी क्या होता है, एनर्जी फ्लो बेटर हो जाता है फूड वेब में, बेटर हो जाता है, वो आपको पता होगा क्यों हो जाता है बेटर, क्योंकि ऑप्शन ज्यादा है ना, तो एनर्जी फ्लो बिकम्स बेटर। ठीक है। अगला, न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग। अब क्या होता है, फूड वेब में न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो भी रिसाइकल हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे रिसाइकल, अरे भाई ऑप्शन ज्यादा होंगे, कोई अगर ऑर्गेनिज्म मर गया तो डिकम्पोजर उसको डिकम्पोज करेगा और न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल कर देगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके अलावा क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी सपोर्ट। बायोडाइवर्सिटी सपोर्ट यानी वेराइटी ऑफ स्पीशीज जिंदा रहेंगी इकोसिस्टम में। अगर मैं सिर्फ टाइगर को खाता, तो मैं टाइगर खा खा के सारे टाइगर मार देता, है ना, तो स्पीशी खत्म हो जाती। तो बायोडाइवर्सिटी को भी मेंटेन करता है। ठीक है। बाकी इन्वायरमेंटल सिग्नल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और क्या है, ह्यूमन सर्वाइवल भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप बस ये 3-4 पॉइंट याद रखना कि फूड वेब इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है। ठीक है। ओके, डन है बेटा। भाई कोई लैग नहीं है मेरे एंड से, मेरी जान, कोई कोई लैग नहीं है मेरे, मजाक नहीं कर रहा हूं। चलो, बहुत सही। तो ये फूड चेन और फूड वेब में अगर तुमसे कोई क्वेश्चन पूछे कौन सा बेटर है, क्या जवाब दोगे, भैया फूड वेब बेटर है। क्यों, इसके पास ऑप्शन ज्यादा होते हैं, ऑप्शन ज्यादा होंगे तो सर्वाइवल चांसेस बढ़ती हैं। राइट, सो आप ये डिफरेंस आप देख सकते हो। पहले तो दोनों की डेफिनेशन लिख देना डिफरेंस में सबसे पहले, देन आप क्या लिखोगे, फूड चेन में क्या होता है, एन ऑर्गेनिज्म ऑफ हायर ट्रॉफिक लेवल फीड्स ऑन एन ऑर्गेनिज्म ऑफ लोअर ट्रॉफिक लेवल। यानी ये क्या करता है, ये नीचे वाले को खाता है, यही होता है फूड चेन में। बट फूड वेब में ऐसा कुछ नहीं होता, फूड वेब में एक ऑर्गेनिज्म के पास मल्टीपल ऑप्शन होते हैं, तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल के ऑर्गेनिजम्स को कंज्यूम कर सकता है। ठीक है। लास्ट में, डज नॉट इफेक्ट द एडेप्टिबिलिटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस इन ऑर्गेनिज्म। यानी ये नेचर के लिए उतना कोई बेनिफिशियल नहीं होता, ये बायोडाइवर्सिटी को प्रमोट नहीं करता, बट ये बायोडाइवर्सिटी को क्या करता है, प्रमोट करता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके, छुट्टी कोई छुट्टी नहीं है, चैप्टर खत्म होने के बाद ही होगी आज तो छुट्टी बेटा, नो छुट्टी फॉर टुडे। आज तो तुम्हारी फील्डिंग सेट हो गई, क्योंकि आज तो तुम्हें छुट्टी मिलेगी ही नहीं, हा 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 हा। चलो, प्लांट, डियर, लायन, इन द गिवन फूड चेन व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑफ रिमूविंग, इस पे स्टार मार्क करो पहले तो। क्या बोल रहा है, एक फूड चेन है, ये फूड चेन है। अब इसमें ये पूछ रहा है कि अगर अगर ऑर्गेनिज्म ऑफ सेकेंड ट्रॉफिक लेवल को हम रिमूव कर दें, यानी अगर हम डियर को रिमूव कर दें, तो इस पे और इस पे क्या इंपैक्ट आएगा, आपको ये सोचना है। देखो,
अगर आप डियर को हटा दोगे, अरे डियर जी, डियर ही चले गए, तो होगा क्या, लायन को कुछ खाने को नहीं मिलेगा फूड चेन में, और लायन क्या करेगा, लायन डाई कर जाएगा भैया, मर जाएगा, है ना। और प्लांट को कोई खा ही नहीं पा रहा, प्लांट को डियर है ही नहीं तो खाएगा कौन, तो प्लांट की ग्रोथ बढ़ जाएगी, प्लांट पूरा पूरा का पूरा जो पृथ्वी है वो प्लांट से गिर जाएगी, और डियर तो गए, और फिर टाइगर भी चले जाएंगे। ठीक है, एक बार मुझे ऑनेस्टली बताओ, कुछ इशू आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है एक बार नो चैट में लिख दो सब, क्योंकि क्या है एक दो बच्चे स्पैम कर रहे हैं ना, इससे बहुत फोकस हिल रहा है इधर से उधर मेरा, तो एक बार जरा मुझे साफ साफ लिख दो, अगर नहीं आ रहा है एक बार नो लिख दो, और अगर अब नो आ गया तो ये जो बच्चे स्पैम कर रहे हैं आज इनको अगर मैंने नहीं ब्लॉक करवाया ना तो तुम देखना। ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया। कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं बेटा, जैसे कि एक क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन बताओ, देखो, भर भर के नो आया है, अब ये जो लिख रहा है, अब ये जो लिख रहा है बेटा, अब तो रुक जा, तेरा एक बार नाम पकड़ लूं मैं, रुक। फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म क्रिएट द फूड चेन विच इज मोस्ट एडवांटेजियस फॉर ह्यूमन बीइंग इन द टर्म्स ऑफ एनर्जी। आपके पास ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, इससे आपको क्या बनाना है, एक फूड चेन बनानी है, और एक ऐसी फूड चेन बनानी है जिससे कि भैया ह्यूमन का बहुत फायदा होना चाहिए। तो आओ जरा फूड चेन बनाएं। देखो, ह्यूमन के लिए फायदा क्या होगा, हॉक, रैट, सीरियल प्लांट, गोट, स्नेक और ह्यूमन बीइंग। तो मेरे लिए फायदा तब होगा जब मैं ट्रॉफिक लेवल पे कम नंबर पे आऊं। अगर मैं चौथे पांचवें लेवल पे आ रहा हूं तो भाई मेरे अंदर एनर्जी नहीं आएगी, इतनी कम एनर्जी आएगी, उसको मैं क्या करूंगा, तो मुझे पहले दूसरे नंबर पे आना है, पहले पे तो नहीं आ सकता, मैं प्रोड्यूसर थोड़ी ना हूं, पर मुझे दूसरे नंबर पे आना है। और दूसरे नंबर पे मैं कैसे आ सकता हूं, मैं आ सकता हूं अगर मैं सीरियल प्लांट को डायरेक्टली कंज्यूम कर लूं, अगर मैं सीरियल प्लांट को डायरेक्टली कंज्यूम कर लूं, यानी इसकी फूड चेन बनेगी ऐसी, डायरेक्ट सीरियल प्लांट टू ह्यूमन बीइंग। ठीक है, इससे क्या होगा, मेरे पास मैक्सिमम एनर्जी आ गई, मैं ट्रॉफिक लेवल नंबर 2 पे बैठ गया हूं। ठीक है, कंस्ट्रक्ट दी फूड वेब। अब इसी से रिलेटेड आपको फूड वेब बनाना है, तो आप फूड वेब ये नीचे लगा हुआ है, एक बार खुद से ट्राई करो, पहले खुद से ट्राई करो कैसे बनाओगे। जैसे एक सीरियल प्लांट है, तो सीरियल प्लांट को कौन कौन खा सकता है, प्लांट को बताओ कौन कौन खा सकता है, एक तो ह्यूमन ही खा सकता है? एक तो भैया ह्यूमन ही खा सकता है, और कौन खा सकता है प्लांट को, क्या प्लांट को, सीरियल प्लांट को रैट खा सकते हैं, चूहे खा सकते हैं, क्या उन प्लांट्स को गोट खा सकती है, बिल्कुल खा सकती है। ठीक है, तो सीरियल प्लांट को गोट भी खा सकती है, रैट भी खा सकता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मुझे बात बताओ, इस रैट को कौन कौन खा सकता है, बताओ, क्या ह्यूमन खाएगा, नहीं खाएगा, अरे क्यों खाएगा भाई, गोट खाएगा, नहीं खाएगा, फिर कौन खाएगा इसको, इसको खा सकता है स्नेक, तो रैट को खा सकता है स्नेक। उसके अलावा और कौन खा सकता है, और खा सकता है ईगल, ईगल भी तो खा सकती है भाई, क्या पता है, ईगल भी तो खा सकती है, ईगल भी खा सकती है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब देखो, अब सोचो, गोट को कौन कौन खा सकता है, तो गोट को क्या इंसान खा सकता है, ऐसे लॉजिकली तो खा सकते हैं, तो एक आप ऐसे भी बना सकते हो, बट वैसे ठीक है, हाँ मतलब ठीक है, हाँ तो गोट को खा सकते हैं ना। उसके अलावा गोट को और कौन खा सकता है इनमें से, किसी में है इतना दम, क्या स्नेक गोट को खा जाएगा, क्या बात कर रहे हो, ईगल खा जाएगा, बट स्नेक को ईगल तो खा सकता है, स्नेक को ईगल तो खा सकता है, राइट राइट। तो ऐसा कुछ आपका क्या है, फूड चेन बन के आ जाता है, देख लो, ऐसा कुछ आपका फूड चेन बन के आ जाता है, फूड वेब, सॉरी। भैया चाइना में तो सांप खा यार भाई, अब ऐसे थोड़ी ना होता है कि तुम ह्यूमंस पे भी स्नेक लगा दोगे यार, है, ऐसे मत करना, है ना, ऐसे मत करना, थोड़ा रियलिस्टिक सोचना, इंडिया के हिसाब से सोचना दोस्तों। चलो, अब आता है अगला टॉपिक जो कि है बायो मैग्निफिकेशन। भैया मैग्निफिकेशन तो लेंस में पढ़ा था हमने, है, बायो मैग्निफिकेशन यहाँ कहां से आ गया। देखो, बायो मैग्निफिकेशन एक बड़ी इजी सी टर्म है। बायो मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, जैसे जैसे आप बड़े ट्रॉफिक लेवल पे बढ़ते जाते हो ना, तो जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं ना, टॉक्सिक तो तुम्हारी एक्स थी, बट जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं ना, उसकी क्वांटिटी, आप जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल में बढ़ते जाओगे उसकी क्वांटिटी, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जो पानी होता है उसमें मरकरी का कंटेंट पाया जाता है। अब
प्लांट ने उस पानी की मदद से अपना फूड बनाया। तो प्लांट क्या है, ट्रॉफिक नंबर 1, ट्रॉफिक लेवल 1, तो उसके अंदर मर्क्यूरी का कंटेंट बहुत कम है। लेकिन प्लांट को खाया फिश ने, तो फिश के अंदर ट्रॉफिक लेवल 2 है, तो उसमें मरकरी का जो कंटेंट है वो बढ़ गया। अब ट्रॉफिक लेवल 3 में और बढ़ गया, और जब उस मछली को हमने खाया तो हमारे अंदर जो मरकरी का कंटेंट आया वो और ज्यादा आया। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। ठीक है, डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछी जाती है, एक बार पढ़ लो। Biomagnification is the process by which concentration of harmful substances like pesticide, heavy metal, or toxic increases by each successive trophic level। जैसे जैसे आप ट्रॉफिक लेवल पे आगे भैया बढ़ते जाओगे, ये जो भी है, ये जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, ये सब बढ़ते जाएंगे, इनकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। इसका एक बहुत प्यारा ग्राफ है, तुम देख सकते हो। मरकरी की कंसंट्रेशन पानी में बहुत कम थी, पानी एल्गी, एल्गी इंसेक्ट, इंसेक्ट फिश, फिश ह्यूमन, ह्यूमन के अंदर जो कंसंट्रेशन आई मरकरी की वो बहुत ज्यादा आती है एज कंपेयर टू वाटर। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल में आगे बढ़ते जाते हो, टॉक्सिक सब्सटेंसेस की कंसंट्रेशन भी बढ़ती जाती है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, है ना। तो अब इसका रीजन क्या होता है, इसका कॉज क्या होता है बायोमैग्निफिकेशन का? इंट्रोडक्शन ऑफ पोल्यूटेंट्स। आपने देखा होगा कि यार फर्टिलाइजर्स को आजकल नदियों में बहा दिया जाता है, तो फर्टिलाइजर जब नदियों में जाएंगे तो टॉक्सिक सब्सटेंस तो नदियों में आएगा ही ना, और उन नदियों से ही पेड़ बनेंगे, और उन पेड़ को मछलियां खाएंगी, उन मछलियों को हम खा रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, वो जो टॉक्सिक सब्सटेंस है वो हमारी बॉडी के अंदर भी ऑटोमेटिकली आ जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। These substances are absorbed by producer and cannot be metabolized or excreted। अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, देखो एक क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन देखा था सैंपल पेपर में, उसमें क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज बायोमैग्निफिकेशन, और ये बताओ कि ये जो टॉक्सिक सब्सटेंस है ये एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में ट्रेवल कैसे करता है। तो इसका आंसर पता है क्या है? दीज सब्सटेंस आर अब्सॉर्ब्ड बाय प्रोड्यूसर, यानी प्रोड्यूसर ने अब्सॉर्ब कर लिया। अब ना ये टॉक्सिक सब्सटेंस एक्सक्रीट नहीं कर सकते, यानी बाहर नहीं निकाल सकते। जब उसको कोई ऑर्गेनिज्म खाएगा तो उसकी बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है एंड कैन नॉट बी मेटाबोलाइज्ड और एक्सक्रीटेड। ठीक, इसकी वजह से ये टॉक्सिक सब्सटेंस आगे बढ़ता जाता है। ठीक है दोस्तों, बहुत बढ़िया। अब इसका एक और एग्जांपल है, कहां गया, इसका एक और एग्जांपल है, मतलब कुछ इसकी स्टडीज हैं। जैसे एक स्टडी तो मैंने आपको बता दी मरकरी की, है ना, मरकरी पानी में मिलता था और आगे बढ़ता गया और ह्यूमंस के अंदर मरकरी बढ़ गया। ठीक है, इसके अलावा और भी चीजें होती हैं। अच्छा, इसके इंपैक्ट क्या आते हैं? इंपैक्ट आते हैं हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं इससे, वो आपको बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और इसकी एक और केस स्टडी है, जैसे एक तो मरकरी वाली केस स्टडी है, उसके अलावा एक और केस स्टडी है जो कि एक पेस्टिसाइड की है, जिसको हम बोलते हैं डीडीटी। जैसे डीडीटी अब बैन हो चुका है, डीडीटी क्या होता है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल टाइक्लोरो इथेन। ठीक है, हाँ, तो ये क्या होता है? एक पेस्टिसाइड है। तो पहले ना ये क्रॉप्स में यूज करते थे फार्मर, अब ये अंदर चला जाता था, इसके अंदर, क्रॉप्स के अंदर, और उन क्रॉप्स को हम खा रहे हैं तो हमारी बॉडी में आ जाता था, जिससे कि पॉइजनस होता था हमारी बॉडी के लिए। तब तो बैन कर दिया, बट यस। तो इसकी 2 केस स्टडी थी, एक डीडीटी की थी, एक मरकरी की थी, दोनों मैंने आपको बता दी है। ठीक है, अब इसके प्रिवेंटिव मेजर क्या है? बायोमैग्निफिकेशन से हम कैसे बच सकते हैं? तो तरीके तो बहुत हैं, जैसे कि रिड्यूस द यूज ऑफ पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड यूज करना बंद कर दो भैया, है ना। और जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसको रिवर बॉडीज के अंदर बहाना बंद करो। यूज ऑफ बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, बायोडिग्रेडेबल यानी जो कि डिकम्पोज हो सकते हैं, है ना। प्लास्टिक डिकम्पोज नहीं हो सकता, बट पेपर डिकम्पोज हो सकता है, तो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को यूज करना। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। ये बड़ा लॉजिकल सा पार्ट है इसका, है ना, इसमें समझाने का कुछ होता नहीं है बेटा, इसमें समझाने का कुछ होता नहीं है। कुछ क्वेश्चंस देखो, एक मिनट ना। यस, पढ़ लिया सबने? चलो, बहुत सही। तो क्वेश्चन क्या था?
some harmful chemical get accumulated in human bodies through food chain. Name this phenomena. इस phenomena को क्या बोलते हैं? Biomagnification. Explain the reason of the maximum concentration of these chemical found in our bodies. तो आपको इसका यही आंसर लिखना था कि जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल इंक्रीज करते जाते हैं, जो टॉक्सिक सब्सटेंस की जो कंसंट्रेशन होती है वो इंक्रीज करती जाती है। क्यों? क्योंकि ये जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं बॉडी से एक्सक्रीट नहीं कर सकते, हम बाहर नहीं निकाल सकते, है ना? तो ये ट्रांसफर होता जाता है। The following organism forms a food chain. Which of these will have the highest concentration of non-biodegradable chemicals? तो जो हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल पे होगा उसके अंदर जो कंसंट्रेशन होगा वो ऑटोमेटिकली हाईएस्ट होगी। तो आपको फूड चेन बनानी थी। पहले आएगा ग्रास, ग्रास को खाएगा इंसेक्ट, इंसेक्ट को खाएगा फ्रॉग, फ्रॉग को खाएगा स्नेक और स्नेक को खाएगा हॉक। तो जो हॉक है यानी जो ईगल है इसमें सबसे हाईएस्ट कंसंट्रेशन होगी टॉक्सिक सब्सटेंसेस की। चलो बहुत बढ़िया। अगला, योर मदर ऑलवेज थ्रू दैट थॉट आना चाहिए था, थॉट दैट फ्रूटी जूसेस आर वेरी हेल्दी। ओ हो, ये तो हेल्थ की बात हो गई। यही तो मैं बताना चाह रहा हूं सबको कि वो जो तुम पैकेज फ्रूट जूस पी रहे हो वो हेल्दी है ही नहीं दोस्तों, उसमें तो शुगर मिलाई जा रही है। वन डे शी रेड द न्यूज़पेपर दैट सम ब्रांड ऑफ द फ्रूट जूसेस इन द मार्केट हैव बीन फाउंड टू कंटेन सर्टेन लेवल ऑफ पेस्टिसाइड। आए हाय, आज देखो क्वेश्चन के माध्यम से तो कोइंसिडेंस कैसा बना है कि एक केस बेस्ड क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन में रियलिटी स्वादली क्यों लाना पड़ा उसकी रियलिटी तुम्हें पता चल रही है। ठीक है, सर्टेन लेवल ऑफ पेस्टिसाइड इन देम, शी गॉट वेरिड एज पेस्टिसाइड आर इंजीरियस टू हेल्थ। How would you explain to your mother about fruit juices getting contaminated with pesticide? आप कैसे बताओगे? आप उनको प्रिंसिपल बताओगे बायोमैग्निफिकेशन का कि हम जो पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं वो प्लांट में आ रहा है, फ्रूट्स में आ रहा है और उस फ्रूट से जूसेस बन रहे हैं तो हमारी बॉडी में वो एक्यूमुलेट होता जा रहा है। It is said that when these harmful pesticides enter our body as well as the bodies of other organisms, they get accumulated beyond the limit, causing harm and damage to our organ. नेम द फिनोमिना। फिनोमिना क्या है? बायोडिग्रेडेबल। ओ बायोडिग्रेडेबल क्यों बोल रहा हूं? बायोमैग्निफिकेशन, उसकी डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, यस। और अपनी मम्मी को क्या बोलोगे? मम्मी ये सब बंद करो, स्वादली को यूज करो क्योंकि वो इसका सोल्यूशन है। ठीक है, ये बोल ये आंसर मत लिख के आ जाना भाई। चलो बहुत सही, आगे बढ़ते हैं। अब आता है अगला टॉपिक जो कि है ओजोन। दोस्तों थके तो नहीं? थके तो नहीं? हम्म, थके तो नहीं ना भाई? कैमरा एंगल नहीं थके? चलो ओजोन स्टार्ट करते हैं। अब ओजोन क्या होती है? ओजोन इज अ, पता है ओजोन क्या है? O3 एक पॉइजनस गैस होती है, पता है तुम्हें? बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यार ओजोन क्या करता है? बेसिकली ओजोन हमें तो प्रोटेक्ट कर रहा है ना भाई। कैसे प्रोटेक्ट कर रहा है? यूवी रेज जो होती है उनको अंदर आने से रोकता है। तो जैसे ओजोन हमारे लिए तो बहुत यूजफुल है, राइट? तो ओजोन है क्या? ओजोन इज अ मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ 3 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। इसका काम क्या होता है? इट क्रिएट्स अ प्रोटेक्टिव शील्ड इन स्ट्रेटोस्फेयर। आपने पढ़ा होगा, ज्योग्राफी पढ़ा दो तुमको, स्ट्रेटोस्फेयर, हाँ, तो वहां पर प्रेजेंट होती है। नोन एज द ओजोन लेयर विच ऑब्जॉर्ब हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। यूवी रेस को ही क्या करता है? इसका काम होता है अब्सॉर्ब करना। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो ओजोन है ये बनता कैसे है, फॉर्मेशन कैसे होता है? तो इसके लिए दोस्तों आइए भाइयों और बहनों, आज हम पढ़ेंगे प्रेम कहानी। प्रेम कहानी पीके भैया की जुबानी। तो ये प्रेम कहानी किसकी है? आ जाओ देखते हैं। तो देखो भैया, ये प्रेम कहानी है ऑक्सीजन और यूवी रेस की। तो देखो, ऑक्सीजन नेचर में आया तो यूवी रेस को फर्स्ट वो बोलते हैं ना कि पहली पहली बार तुझको देखा मैंने और तुझसे मोहब्बत हो गई, वो वाला हुआ। तो यार अब यूवी रेस ने बोला ऑक्सीजन से कि तेरे लिए बता मैं क्या कर दूं। तो ऑक्सीजन वॉज वेरी स्मार्ट। तो ऑक्सीजन ने क्या बोला? ऑक्सीजन ने बोला ऐसा करो, मुझे तोड़ दो, मुझे ओ के अंदर तोड़ दो। पहले तो यूवी रेस ने सोचा कि यार चल, पर प्यार में इंसान अंधा हो गया।
तो उसने कहा ठीक है यार, तेरे को O प्लस O में मैं क्या करता हूं, तोड़ देता हूं। बट ऑक्सीजन वॉज वेरी स्मार्ट, ऑक्सीजन तो उसके साथ खेल रही थी, बट बेचारा यूवी रे हमारा भोला, उसको नहीं पता था ये सब। तो फिर क्या करा, इस ही अकेले ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ने वापस से ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड बनाया और उसने ओजोन बना दिया। और अब ये जो ओजोन है, ये यूवी रे को अंदर आने से रोक रहा है। यानी यार, ये तो वही कहानी हो गई ना जो कि तुम्हारे साथ भी हुई है। तुमको भी तो ऐसे ही पागल बनाया गया था। तो यहां पर भी वही हो गया कि देख लो, यूवी रे आया था बेचारा आराम से, और ऑक्सीजन की मदद करी उसने, ऑक्सीजन को दो में तोड़ा, लेकिन ऑक्सीजन वॉज वेरी स्मार्ट। देखो बेटा, तो उसने ओजोन बना लिया, वो यूवी रे को अंदर नहीं आने रहा। जस्टिस फॉर यूवी रे। जस्टिस फॉर यूवी रे बेटा, ये तो गलत है यार, गद्दारी कर बे, गद्दारी कर बे, धोखा, धोखा तो है भाई। तो ऐसे बनता है ओजोन। कैसे बनता है, इस दो रिएक्शन से बनता है हमारा ओजोन बनता है, ठीक है। तो भाई देखो, गद्दारी हुई है तो भाई देखो, जीवन का एक सत्य है कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, कर्मा, है ना। तो भाई अब देखो, ओजोन के साथ भी ऐसा होना था। एक ना एक दिन जो इसने गलती करी है, उसके पाप तो इसको भुगतने थे, हाँ कि ना बेटा। तो वो पाप भुगता है हमने। हमने क्या करा, हमने CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी हमने एसी वगैरह चलाया, फ्रिज चलाया, उससे गैस रिलीज होती है जिसको हम बोलते हैं CFC। अब क्या होता है, ये जो CFC है, इसके अंदर होते हैं क्लोरीन के मॉलिक्यूल। देखो, ये जो CFC होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसके अंदर क्लोरीन के मॉलिक्यूल होते हैं, क्लोरीन गैस होती है। अब ये क्लोरीन गैस ऊपर जाती है, अब ये ओजोन के साथ टकराती है, और ये जो क्लोरीन है, ये बदला लेता है यूवी रे का, और इस ओजोन को वापस से ऑक्सीजन में तोड़ देता है, और अब यूवी रे अंदर आ सकता है। कर्मा, देख रहे हो, देख रहे हो। तो भाई देखो, हुआ क्या था, ऑक्सीजन टूटा था O के अंदर, फिर एक ऑक्सीजन से जुड़ा O3 बनाया, यूवी रे को रोक दिया। फिर उसके बाद आया क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी हम लोगों ने इतना पोल्यूशन कर दिया, इतना पोल्यूशन कर दिया कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज हो गया। उससे क्या हुआ, उससे क्लोरीन गैस आती है, क्लोरीन गैस रिएक्ट करती है ओजोन के साथ, और ओजोन को तोड़ देती है ऑक्सीजन के अंदर। अब यूवी रे आ सकती है। ठीक है भैया, ये सैनपाई क्या है? सैनपाई सीरीज नहीं लेके आ रहे, 8 महीने हो गए। सैनपाई क्या है, सीरीज है कोई? है, ये क्या है, सैनपाई क्या होता है? पता नहीं, चल। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो ये इसका एक पूरी की पूरी रिएक्शन है। ये आप सबसे पहले, ये होता है फॉर्मेशन ऑफ ओजोन, और इसको हम बोलते हैं डिप्लीशन ऑफ ओजोन। ये रिएक्शन आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में बेसिकली दो रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ ओजोन पे, तो आपको ये दोनों रिएक्शन पता होनी चाहिए। ये है फॉर्मेशन ऑफ ओजोन की रिएक्शन। ओजोन से अब होता क्या है, ओजोन लेयर यूवी रेस से हमें प्रोटेक्ट करता है। अब ये कहानी के लिए मैंने आपको समझाया, बट एक्चुअली में यूवी रेस को तुम हीरो मत समझने लगता। यूवी रेस जो है वो विलन ही है। क्यों? क्योंकि यूवी रेस जब आता है तो बहुत सारी इश्यूज क्रिएट करता है। क्या क्या इश्यूज क्रिएट करता है? फॉर एग्जांपल, स्किन कैंसर कर सकता है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो यूवी रे को हीरो नहीं है। अब डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर कैसे हुआ था? तो कुछ सिंथेटिक केमिकल्स रिलीज करे थे, जिसको हम बोलते हैं क्या, CFC। क्या बोलते हैं? CFC, जो कि रेफ्रिजरेटर्स के अंदर यूज किए जाते हैं। तो उससे क्या होता है, उससे जब ये केमिकल्स हवा में जाते हैं, CFC आर स्टेबल एंड परसिस्ट इन एटमॉस्फेयर। When exposed to UV rays, he release the chlorine, वो क्लोरीन को रिलीज करते हैं, which chlorine react with ozone, और ओजोन को ब्रेक डाउन करके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के अंदर तोड़ देता है। ठीक है, तो ऐसे हुआ डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। बोलते हैं ना, ओजोन के अंदर छेद हो गया, वो इस वजह से हो गया। ठीक है, तो हम लोगों ने करा है भैया वो छेद, और किसी ने नहीं करा। ठीक है, तो ओजोन होल क्या होता है? ओजोन होल इज द रीजन एक्सेप्शनली डिप्लीटेड ओजोन इन दी स्ट्रेटोस्फेयर, यानी जो पूरी स्ट्रेटोस्फेयर है उसमें एक ऐसा एरिया जिसमें कि भैया ओजोन लेयर की तो धज्जियां उड़ रखी है, उसको हम बोलते हैं ओजोन होल। ठीक है, तो एक छोटी सी स्टडी देखना बेटा। 1987 के अंदर क्या हुआ था, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था है, जिसको हम UNEP बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, इन्वायरमेंट प्रोग्राम। तो UNEP ने क्या करा था, ये डिप्लीशन ऑफ ओजोन इतना ज्यादा बढ़ गया था
कई साल पहले कि इन्होंने ना ये जो सीएफसी वाले केमिकल्स थे इसको बैन कर दिया था, जो कि बैन हो चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। सक्सीडेड इन फॉर्जिंग एन एग्रीमेंट टू फ्री सीएफसी प्रोडक्शन, तो इन्होंने क्या करा, सीएफसी प्रोडक्शन को रोक दिया था। इसी वजह से ओजोन अभी भी बची हुई है, वरना अभी तक तो भैया, ठीक है, स्किन कैंसर हो रहा होता सबको। समझ रहे हो बात को? तो ओजोन से क्या होता है, विदाउट ओजोन यूवी रे कुड लीड टू स्किन कैंसर, कैटरेक्ट एंड डिसरप्शन इन ग्लोबल रेनफॉल पैटर्न। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। चलो दोस्तों, क्या इतना हमको समझ आया? क्या इतना हमको समझ आया? ये वही है हार्मफुल इफेक्ट ऑफ डिप्लीशन ऑफ ओजोन। ओजोन लेयर कम हो रही है, हार्मफुल इफेक्ट क्या है? वही जो मैंने आपको बताया। सबसे पहला क्या, एक तो आपको स्किन में इरिटेशन हो सकती है, स्किन कैंसर हो सकता है। दूसरा क्या, रेस्पिरेटरी इशू, जो कि आजकल लोगों को हो भी रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो सकता है, रेस्पिरेटरी इशू हो सकते हैं। प्लांट्स जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, क्योंकि यूवी रे डायरेक्टली आ रही है ना, तो प्लांट डैमेज होंगे। एयर क्वालिटी खराब होगी, ये भी एक रीजन है। एंड फाइनली ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग यानी पूरे ग्लोब का, यानी पूरे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता जाएगा। तो ये कुछ 5 हार्मफुल इफेक्ट हैं ओजोन लेयर डिप्लीशन के। बताओ जी, क्लियर है क्या? क्लियर है तो जरा पी के लिख देंगे। बेटा अभी क्लास चलेगी, रुक जाओ, अभी कोई छुट्टी नहीं मिल रही है। योगेश, योगेश कहां गया? योगेश, वेयर इज योगेश? देयर इज नो योगेश भाई। चलो आंसर बताएंगे। द अमाउंट ऑफ ओजोन इन द एटमॉस्फेयर बिगन टू ड्रॉप शार्पली इन 1980s। क्या बात सही है? यस, बिल्कुल। द ऑक्सीजन एटम कंबाइन विद मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन टू फॉर्म ओजोन। क्या एक ऑक्सीजन का एटम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है और ओजोन बनाता है? ये बात भी सही है। तो ये दोनों स्टेटमेंट तो एकदम सही है, बट क्या ये इसका रीजन है? अरे भैया कहीं से कहीं तक रीजन नहीं है, तो इसका आएगा आंसर बी। ठीक है, आंसर बी लिख रहे हो ना सब? हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक। एक्स इज अ पॉइजनस गैस। अब देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इस पे स्टार मार्क कर लो, बोर्ड के अंदर दिख सकता है, ऐसा सेम सवाल दिख सकता है 2026 के अंदर। एक्स इज अ पॉइजनस, और ये बातें जो होती है ना, जो मैं तुम्हें यहां बताता हूँ, इनको अपने बीच में रखा करो। तुम पता नहीं क्या करते हो, उसकी क्लिप उठाते हो, टक करके काट देते हो, पूरे देश मोहल्ले में ढिंडोरा पिटवा दो, पहचान मैंने बोला है क्वेश्चन आएगा। तो थोड़ी तो शर्म कर ले यार। एक्स इज अ पॉइजनस गैस प्रेजेंट इन अपर एटमॉस्फेयर दैट प्रोटेक्ट्स द लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो पॉइजनस गैस होती है ओजोन, जो कि हमें प्रोटेक्ट करती है। तो जब भी पॉइजनस गैस का नाम है, आपको यहाँ पे ओजोन बताना होता है। क्या बताना होता है बेटा? ओजोन आपको यहाँ पे बताना होता है। ठीक है। वाई इज द डिप्लीशन ऑफ एक्स हार्मफुल फॉर लाइफ ऑन अर्थ? इसमें आप कोई भी पॉइंटर लिख के आ सकते हो। ओजोन का डिप्लीशन क्यों हार्मफुल होता है? टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ना, प्लांट्स की हेल्थ पे इंपैक्ट आ रहा है, रेस्पिरेटरी इशू हो रहा है, कोई भी यहां पे तुम लिख के आ सकते हो। चलो अब ऑलमोस्ट हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे आ गए हैं। ठीक है, ठीक है। ये क्या है सेनपाई? क्या है सेनपाई? क्या लिख रहे हो तुम, ये तो बताओ। कुछ गलत तो नहीं है ना? ये क्लास में 4-5 बार बोल दिया हूं, कुछ गलत तो नहीं है ना? क्या है ये गलत? एक मिनट भाई। अ जापानीज टर्म फॉर अ सीनियर मेंटोर। अच्छा, अच्छा सीरीज है कोई? अच्छा एनीमे है। अच्छा ये है बात, अब समझा मैं, एनीमे है, तभी मैं सोचूं सब काहे लिख रहे हैं। अच्छा ठीक है, अब आ गए हम आखिरी टॉपिक पे दोस्तों, जो कि है वेस्ट। वेस्ट, वेस्ट यानी गंदगी, यानी तुम तुम नहीं, तुम नहीं, तुम नहीं, तुम नहीं, तुम्हारा दोस्त। ठीक है, वो भी तो वेस्ट ही है, क्योंकि वो कुछ काम का तो है नहीं, वो पूरे दिन भर बस पड़ा रहता है और रीले बेचता रहता है। एक वो जो लोग है ना, वो जो तुम्हारा दोस्त है, क्योंकि पूरे दिन भर बैठ के तुम्हें रील पे रील, रील पे रील, रील पे रील भेजा जा रहा है, तुम रिएक्ट भी नहीं कर रहे, ये सोच के कि अब तो रुकेगा ये, लेकिन वो फिर भी भेजा जा रहा है, मान ही नहीं रहा वो भाई। वो जो दोस्त होते हैं सबसे खतरनाक होते हैं, है ना। अनवांटेड एंड अनयूजेबल सब्सटेंस, ऑब्वियस सी बात है, उनको हम वेस्ट बोलते हैं। वेस्ट जो होते हैं अलग अलग होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, 3 टाइप के वेस्ट होते हैं। लेकिन बेसिकली हम ना
वेस्ट वेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, वेस्ट को मैनेज करने के लिए 5 R का यूज करते हैं। आर 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 आर, हाँ 5 R। 5 R क्या होते हैं? रिफ्यूज यानी एक्स्ट्रा चीजें यूज नहीं करेंगे, रिड्यूस यानी कम कर देंगे, रीयूज रीयूज यानी वापस से यूज करेंगे, रीपर्पस यानी हम उस चीज को वापस से सेम चीज के अंदर यूज कर सकते हैं, एंड लास्ट रिसाइकल। रिसाइकल जैसे प्लास्टिक वगैरह की रिसाइकल होती है। ये 5 R होते हैं जिसकी मदद से हम वेस्ट को मैनेज करते हैं। अभी वेस्ट मैनेजमेंट को डिटेल में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये देखते हैं कि वेस्ट दो टाइप के हैं। एक है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और एक है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है और ये जो डिफरेंस है ये भी कभी कभार थोड़ा रेयर है, बट कभी कभार पूछ लिया जाता है, बट बहुत ईजी है तो तुम्हें समझ आ जाएगा। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो है जो कि डीकंपोजर्स के थ्रू डीकंपोज हो सकता है। अच्छा एक मिनट ना, मुझे क्वेश्चन याद आया इससे, ये क्वेश्चन शायद मैं आपको आज बताना भूल गया। हाँ एक क्वेश्चन आता है बड़ा इंटरेस्टिंग है, शायद वो एनवाईक्यू में डाला है हमने। क्वेश्चन ये है, तो मुझे बताना, इक्वेरियम्स जो होते हैं उनको क्लीन करना पड़ता है, बट जो नेचुरल इकोसिस्टम होते हैं ना, लाइक फॉरेस्ट, लेक, ओशन, उनको कभी क्लीन नहीं करना पड़ता, बट एक्वेरियम को तो क्लीन करना पड़ता है। ऐसा क्यों? वाई? क्योंकि याद रखना, ये जो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होते हैं ना, जैसे एक्वेरियम स्पेशली, उनके अंदर एक कंपोनेंट नहीं होता, लास्ट कंपोनेंट डीकंपोजर। और डीकंपोजर क्या करता है? क्लीन करता है एनवायरमेंट को। तो प्रॉब्लम क्या है कि जो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स होते हैं उनके अंदर मेनली डीकंपोजर्स नहीं होते, राइट? तो इसलिए इसकी वजह से उनको क्लीन करना पड़ता है। मुझे अभी अचानक से याद आया तो मैंने सोचा बता देता हूं। वैसे आपको एनवाईक्यू में मिल जाएगा क्वेश्चन। चलो, बायोडिग्रेडेबल क्या होता है? ये वो वेस्ट होते हैं दैट कैन बी ब्रोकन डाउन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे कि वेजिटेबल का जो वेस्ट है आपके घरों का, वो अगर आप मिट्टी में डालोगे तो वो गायब हो जाएगा। बट नॉन बायोडिग्रेडेबल जो कि लंबे समय तक परसिस्ट करता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन इसको नहीं कर सकते। अगला, ये डिकम्पोज नेचुरली करता है, डू नॉट डिकम्पोज एट ऑल। अब अगली चीज है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होते हैं वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है क्योंकि गायब हो जाएंगे, लेकिन ये हार्मफुल होते हैं इन्वायरमेंट के अंदर। अगला, जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं वो नेचुरल चीजों से बने होते हैं, जैसे कि वेजिटेबल से बने होते हैं, नेचुरल चीजों से। बट ये किससे बने होते हैं? सिंथेटिक मटेरियल से बने होते हैं। एग्जांपल है प्लास्टिक। अगला, कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैन्योर। मैन्योर क्या होता है अभी हम बात करेंगे आगे। मैन्योर में, मैन्योर आप समझो खाद, खाद समझते हो? आपने गड्ढा खोदा, गड्ढे में आपने क्या करा, आपने अपने जितनी घर की वेजिटेबल्स थी, जो वो वेजिटेबल्स का वेस्ट बचता है, उसको डाल दिया। अब क्या होगा? वो डिकम्पोज होगा और डिकम्पोज होकर वो खाद बन जाएगा जो कि पेड़ उगाने के लिए बहुत अच्छी होती है। उसको हम बोलते हैं मैन्योर, ठीक है? तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से आप मैन्योर बना सकते हो, बट इससे आप नहीं कर सकते। इसको आप सिर्फ और सिर्फ रिसाइकल कर सकते हो या तो रीयूज कर सकते हो, ठीक है? लास्ट में एग्जांपल दे रखे हैं, एग्जांपल आपको पता ही है। तो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का जो डिफरेंस है छोटा सा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? ओके जी, ओके जी। अब हम देखते हैं अलग अलग मेथड जिससे कि हम वेस्ट को, ये जो हम वेस्ट, इतना सारा वेस्ट बन चुका है, इसको हम डिस्पोज कैसे करेंगे, यानी कंट्रोल कैसे करेंगे। तो आ जाओ देखते हैं। दिल्ली में सबसे बेस्ट तरीका, दिल्ली वालों ने एक बेस्ट तरीका निकाला है वेस्ट को कंट्रोल करने का। ऐसी स्कीम ना हर शहर में फैल जानी चाहिए। दिल्ली वालों ने क्या सोचा कि एक बड़ा सा ग्राउंड बनाएंगे और उस ग्राउंड में इतना वेस्ट डाल देंगे, इतना वेस्ट डाल देंगे कि वो पूरा कूड़े का पहाड़ बन जाएगा। और जब भी कोई आएगा बाहर से, दिल्ली के बाहर से, तो उसको ये दिखाएंगे कि देख, वो पता क्या है, वो ना दिल्ली के बीच में फॉरेस्ट रीजन है, पहाड़ है, पहाड़। पास नहीं जाएंगे, पास जाएंगे तो बदबू आ जाएगी। पहाड़ है वो, हाँ, दूर से कोई भी आता तो उसको पहाड़ है ये कोई अरे वेस्ट हमारे यहाँ पहाड़ लगाया है बीच में दिल्ली में, ठीक है? तो दिल्ली वालों ने एक नया तरीका निकाला, शहर के बीचों बीच इतना वेस्ट इकट्ठा करा है कि उसमें 10-15 फ्लोर की एक इमारत बना दी है जो कि एक पहाड़ लगती है। दूर से आप देखो लगेगा यार वो कोई पहाड़ है वहां पे। हाँ, बहुत बढ़िया। तो ऐसे ही तरीके और लोगों को भी लाने चाहिए। तो पहला आता है रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग क्या होता है? जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको एक नए प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देना। ये बायोडिग्रेडेबल के लिए भी कर सकते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल के लिए भी कर सकते हैं। अगला होता है लैंडफिल। लैंडफिल यही जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, जो दिल्ली में किया है, एक खाली जगह को देखते हैं और उस खाली जगह पे डंपिंग करते हैं, यानी सारे वेस्ट को फेंक देते हैं, ठीक है? तो क्या होता है? वेस्ट इज स्प्रेड इन थिन लेयर इनटू लो लाइंग एरिया, यानी जो खाली एरिया होते हैं उनके अंदर वेस्ट को डंप करा जाता है। चलो आगे आता है कंपोस्टिंग। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, यही मैं तुम्हें अभी बता रहा था।
कंपोस्टिंग क्या होती है? बेसिकली कंपोस्टिंग वही है, हमने गड्ढा खोदा, गड्ढे में हमने बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डाल दिया और उससे क्या बन गया? उससे बन गया हमारा मेन्योर। उसी को हम बोलते हैं कंपोस्टिंग। डीकंपोजिंग ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू न्यूट्रिएंट रिच सॉइल। अच्छा, यहां पर ना एक टर्म और होती है जो कि बच्चे मिस कर देते हैं, वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग पता है क्या होता है? हमें ना ये कंपोस्टिंग के प्रोसेस में टाइम लगता है, तो हम पे तो टाइम है ही नहीं, हम तो ब्लिंकिट 10 मिनट में मंगवा लेते हैं, तो हम पे टाइम नहीं है, तो हम क्या करते हैं? हम ना वर्म्स डालते हैं, वर्म यानी अर्थवर्म वगैरह डालते हैं इसके अंदर। वो क्या करते हैं? वो जल्दी डिकम्पोज कर देते हैं। तो वर्मी कंपोस्टिंग होता है कंपोस्टिंग बाय यूजिंग वर्म्स टू स्पीड अप द प्रोसेस, प्रोसेस को तेज करने के लिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। बेनिफिट ऑफ कंपोस्टिंग क्या होते हैं? अगर आप कंपोस्टिंग करोगे आपका वेस्ट भी गायब हो जाएगा, सॉइल को न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाएंगे और प्लांट भी जल्दी ग्रो कर जाएगा। तो बेस्ट मेथड कौन सा होता है? बेस्ट मेथड होता है कंपोस्टिंग। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अगला आता है इंसेनरेशन। इंसेनरेशन का मतलब होता है जला देना, हाई टेम्परेचर पे बर्न कर देना। ये करती है इंडस्ट्रीज, और जो मेडिकल इंडस्ट्रीज होती हैं जिसमें इंजेक्शन होता है उन सबको जला दिया जाता है, राइट। तो बर्न सब्सटेंसेस एट हाई टेम्परेचर टू प्रोड्यूस एश सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस द वॉल्यूम ऑफ द वेस्ट। अब इससे क्या होता है? इतना सारा जो वेस्ट था वो इतने से एश के अंदर बन जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। एंड लास्ट आता है सीवेज ट्रीटमेंट। देखो, जो वाटर होता है ना, वाटर, उसको भी क्लीन करने के लिए, उसके वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए सीवेज प्लांट्स बने होते हैं हर शहर के अंदर, आपके में भी होगा। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स वहां पर बने होते हैं। उसमें क्या होता है? उसमें होता है ऑर्गेनिक मैटर इन सीवेज सेटल्स। जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो तो नीचे बैठ जाता है एंड डीकंपोजेज इनटू लार्ज टैंक। यानी मान लो एक सीवेज है, ठीक है, सीवेज यानी नाली के जो टैंक होते हैं उनमें जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको अलग किया जाता है और उसको डिकम्पोज कर दिया जाता है। और जो पानी में वो सब्सटेंसेस हैं जो कि डिकम्पोज नहीं हो सकते, उनको फिल्टर करके अलग किया जाता है एंड देन क्लीन्ड वाटर इज रिलीज्ड इनटू वाटर बॉडीज। फिर हम क्या करते हैं? जो क्लीन वाटर होता है पूरा फिल्टर करने के बाद उसको रिलीज करते हैं। ठीक है, ऐश, पोकेमोन वाला ऐश, पोकेमोन पिकाचू, मैं तुमको चुनता हूं। हाँ, वही वाला ऐश। अरे वो वाला ऐश नहीं है भैया, ऐश यानी राख। तुम भूल गए जब उसने तेरा दिल तोड़ा था तो तुम्हारा भी तो दिल के टुकड़े टुकड़े होके और उन टुकड़ों की राख बन गई थी, यानी ऐश बन गई थी। अब नहीं भूलोगे। चलो, बहुत बढ़िया दोस्तों। अच्छा, एक रह गया यार अपना बायोगैस प्रोडक्शन। बायोगैस प्रोडक्शन क्या होता है बताओ? बेसिकली ये जितना भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है ना, इसको जब आप डिकम्पोज करते हो ना सॉइल में, तो गैस निकलती है। और वो गैस पता है कौन सी होती है? वो गैस तुम्हें पता भी है, बताओ नाम बताओ, नाम बताओ। मीथेन, याद आया? CH4, याद आया? CH4 मीथेन। हाँ, तो मीथेन गैस रिलीज होती है। और ये जो मीथेन गैस है ना, एक्चुअली में इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये फ्यूल्स के अंदर यूज की जाती है। तो फिर हम क्या करते हैं? इस मीथेन गैस को हम स्टोर कर लेते हैं और उसी पूरे प्रोसेस को बोलते हैं बायोगैस प्रोडक्शन। ठीक है, biogas plant converts biodegradable waste into biogas with the help of microbes. Organic matter serve as food for these microbes. यानी ये जो वेजिटेबल वगैरह होता है इन्हीं को ही हम क्या करते हैं? डिकम्पोज करते हैं। फिर क्या होता है? द प्रोसेस कैन बी एरोबिक और एनारोबिक। बायोगैस इज यूज्ड एज द फ्यूल। बायोगैस क्या होती है? मीथेन, जो कि हम फ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये हो गया बायोगैस का प्लांट। चलो, फाइनली ये टॉपिक्स आपके खत्म हो गए हैं, बट बस दो टॉपिक हैं। वो दो टॉपिक क्या है? अभी तक हमने ये देखा वेस्ट क्या होता है, कितने टाइप का होता है, और वेस्ट को डिकम्पोज कैसे करते हैं, अलग अलग प्रोसेसेस हमने देख लिए। बट मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, चाहे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हो चाहे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हो, उन दोनों के कुछ ना कुछ हार्मफुल इफेक्ट तो होंगे। अब तुम बोलोगे भैया नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के तो बहुत हैं, प्लास्टिक देखो कितने सारे उसके हार्मफुल इफेक्ट हैं, लेकिन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का कोई हार्मफुल इफेक्ट है? और यही CBSE ने पूछ लिया था। क्योंकि हर एक बच्चे को ना नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के तो हार्मफुल इफेक्ट पता है, प्लास्टिक वगैरह के, लेकिन ये जो वेजिटेबल वेस्ट होता है इसके हार्मफुल इफेक्ट किसी को पता ही नहीं। तो आ जाओ पढ़ते हैं, वेज इन विच बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इफेक्ट द इन्वायरमेंट। ठीक है, आ जाओ। सबसे पहले लैंडफिल इमिशन। सबसे पहले लैंडफिल इमिशन होता क्या है? इन सारे वेस्ट को मिट्टी के ऊपर डाला जाता है, मिट्टी के अंदर डाला जाता है, उससे क्या होता है? बहुत सारा लैंड एक्वायर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है? डीकंपोजिशन ऑफ द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट प्रोड्यूसेस मीथेन, दैट इज अ ग्रीन हाउस गैस।
दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू क्लाइमेट चेंज। यानी जब आप इसको डिकम्पोज करते भी हो ना, तो उससे गैस निकलती है, अभी बताया मीथेन। अब मीथेन वैसे तो फ्यूल की तरह काम आती है, बट अगर आप मीथेन को इन्वायरमेंट में छोड़ दोगे ना, तो वो ना एक ग्रीन हाउस गैस है। यानी वो ये जो इन्वायरमेंट में टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, उसको प्रमोट करती है। ठीक है, तो पहला तो ये हो गया इसका बायोडिग्रेडेबल का। दूसरा, सॉइल कंटेमिनेशन, यानी सॉइल मिट्टी को, जो हमारी शुद्ध मिट्टी है, उसमें आप अगर ये सब डालते हो तो उससे पल्यूटेड होती है हमारी सॉइल। अगला, वाटर पोल्यूशन। क्या होता है कि कुछ कुछ चीजें वाटर बॉडीज के अंदर भी चली जाती हैं, तो बहुत समय तक वाटर बॉडीज भी पल्यूटेड रहती हैं। एंड थर्ड, ओडोर। ओडोर यानी स्मेल। अब ये जो पूरा प्रोसेस है, इसमें बहुत बेकार स्मेल आती है, ऑब्वियस सी बात है, डीकंपोजिशन के प्रोसेस में स्मेल बहुत खराब होती है, तो ओडोर बहुत बेकार आ रही होती है। तो ये चार वेज हैं जिससे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इन्वायरमेंट को इंपैक्ट डाल सकता है। क्या चीज क्लियर है? क्या चीज क्लियर है, बताओ। चलो, अब ये तुम रीड करो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैसे इंपैक्ट डालता है। 1 मिनट रीड करो इसको जल्दी से, फटाफट बताएंगे। कर लिया रीड बेटा? अब भी तुम अगर नहीं कर पा रहे हो ना, तो बहुत इजी चीज है, ये तो बहुत इजी चीज है। इसको तो बस तुम्हें रीड करना था, ये भी नहीं हुआ। ये जितने भी बच्चे अब भी सीरियस नहीं हुए ना, देखो तुम्हारे प्री बोर्ड हो गए, ठीक है, तुम्हारे फिर बोर्ड एग्जाम हो जाएंगे, और फिर तुम्हारा रिजल्ट आएगा। और जो तुम्हारे साथ रिजल्ट में होगा ना बेटा, वो तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है ना। प्री बोर्ड में तुम कह रहे थे खैर, वो एक ट्रेंड चलता था ना, प्री बोर्ड में तुम कह रहे हो खैर, कर लेंगे ना बोर्ड में। बोर्ड में तुम जब पेपर दोगे तुम बोलोगे काश, और जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा तो फिर एक वर्ड आएगा लाश। ठीक है, तो खैर काश लाश, इसलिए कह रहा हूं पढ़ लो, ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया। आज आधे बच्चे तो कह रहे हैं आज मकर संक्रांति है ना, तो राजस्थान में, गुजरात में बहुत अच्छी तरीके से मनाई जाती है, एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है। बाकी स्टेट्स का मुझे उतना आइडिया नहीं है, बट यहाँ पे जयपुर साइड में और गुजरात में बहुत मनाई जाती है। पतंग वगैरह, आज पतंग उड़ाई क्या किसी ने? आज किसी ने पतंग उड़ाई क्या? हाँ, आज किस किसने पतंग उड़ाई, पहले ये बताओ। हम्म, बहुत बढ़िया, पतंग उड़ाई। हाँ बेटा, पतंग उड़ाने का एक बहुत अच्छा हैक बताता हूं मैं तुम्हें। अगर तुम्हें अपनी पतंग से सारी पतंग काटनी है, तो अपनी पतंग में अपनी एक्स का नाम लिख देना, और जैसे तुम उड़ाओगे तुम देखोगे कि अरे, इसने तो सबका काट दिया। ठीक है, ट्राई करना बेटा, मजा ही आ जाएगा तुमको, तुम कहोगे ओहो, इसने तो सबका काट दिया यार, इतना तो पता, इतना तो नहीं लगा था मुझे। ठीक है, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े, बोलो। चलो ठीक है, तो ये पढ़ लेना आप, ये तो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के वो हैं हार्मफुल इफेक्ट। टॉक्सिसिटी होती है, परसिस्ट करता है एनवायरनमेंट के अंदर, और क्या होता है, वाइल्ड लाइफ पे इंपैक्ट डालता है, माइक्रो प्लास्टिक, सॉइल डिग्रेडेशन, एवरीथिंग, मतलब इट इज वेरी सिंपल। ठीक है ना, तो आप इनके नोट्स बना लेना खुद से, है ना। और ये जो लोग पूछ रहे हैं भैया नोट्स, नोट्स खुद बनाओ या किसी और से ले लूं, यार देखो, या तो आप फोटोकॉपी करा लो, या तो नोट्स खुद बना लो, बहुत अच्छा है ना। क्योंकि याद रखना कि नोट्स, दूसरों के नोट्स और दूसरों की गर्लफ्रेंड दूर से ही अच्छी लगती है, एक्चुअल में तो अपनी वाली ही साथ देती है। ठीक है, तो नोट जो है खुद के हो तो बहुत बेहतर रहता है बेटा। आ यार, तेरे को पहले मैं पोल डाल दूं, तू तो मान ही नहीं रहा है, पोल पोल पोल, ले रुक जा। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इन द ग्रुप ऑफ कंटेनिंग ऑल नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। इनमें से कौन है, ऐसा कौन है इनमें से, गद्दार कौन है इनमें से, बताओ कौन है गद्दार। भैया 18 को लॉन्च कहाँ होगा? यार लॉन्च एक ऑफलाइन इवेंट प्लान है हमारा, ठीक है, आपको अनाउंसमेंट हो जाएगी, दिल्ली में ही होगा, है ना। लोकेशन आपको मैं बता दूंगा, बट उसमें क्या होगा, उसमें मतलब हम क्योंकि कम लोगों को ही बुला रहे हैं,
तो ऐसा होगा कि एक फॉर्म होगा छोटा सा, मतलब फ्री एंट्रीज है, फॉर्म भरना होगा। तो अगर आप सेलेक्ट होते हो उसमें, तो आपके पास व्हाट्सएप पे वो आ जाएगा, इनविटेशन कार्ड आ जाएगा ऑटोमेटिकली, राइट। तो क्योंकि हम कम लोगों को बुला रहे हैं, क्योंकि होगा क्या ना यार, जब बहुत सारे लोग आ जाते हैं तो दिक्कतें होती हैं, राइट। अगर आप दिल्ली के हो तो हाँ आ सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट बहुत ग्रैंड इवेंट करेंगे, बहुत मजा करेंगे, है ना, बातचीत भी करेंगे उसमें। यस, पर अब मैं ऐसे दिल्ली बोलता हूँ, बाकी बच्चे जो है ना वो ऑफेंड हो जाते हैं। बाकी बच्चे बोलते हैं भैया हमारे लिए क्यों नहीं, आप दिल्ली से बाहर क्यों नहीं आते। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, ठीक है। अब मैं ट्राई कर रहा हूँ कि अगला कोई भी इवेंट हो ना, मैंने टीम से भी बोल रखा है, अगला इवेंट प्लीज भैया बाहर कराओ, है, एक बिहार में कराओ, एक कराओ महाराष्ट्र में, एक कराओ एमपी में, मुझे बाहर चाहिए, ठीक है। हाँ, गुजरात तो आना जाना मेरा लगा रहता है। चलो, इसका आंसर सी है। क्यों? क्योंकि इसमें नॉन बायोडिग्रेडेबल डीडीटी है, डीडीटी बताया था, डाइक्लोरो डाई, हाँ याद आ गया। पॉलिएस्टर भी एक प्रकार से एक नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होता है, और ग्लास भी। चलो, एक्सप्लेन वाई प्लास्टिक नेवर कंप्लीटली डिसअपियर फ्रॉम द इन्वायरमेंट। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक आर नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, उसको कोई भी बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज नहीं कर सकता, इसलिए वो हमेशा नेचर के अंदर एग्जिस्ट करेगा। इसलिए बोलते हैं प्लास्टिक को या तो तुम अच्छा, प्लास्टिक से मुझे याद आया, ये जो प्लास्टिक वाला थॉट था ना, क्योंकि देख मैं खुद साइंस टीचर हूं, तो हमने क्या करा था, हमने जब ये स्वादले में जो भी बनाया उसमें कुछ ना कुछ प्लास्टिक का यूज हुआ है यूज, मैं तो खुल के बताऊंगा, ठीक है। बट वो प्लास्टिक नेचर को हार्म नहीं करेगा, वो प्लास्टिक नेचर की मदद करेगा। कैसे करेगा? दैट इज द थिंग। वो हमने बहुत दिमाग लगा के वो चीजें बनाई है, तो तुम यार तब पता चलेगा क्योंकि मैं कभी भी वो चीजें नहीं करता जो कि नेचर को हार्म करेंगी, या तो ऐसी वो नहीं करेंगे हम। अगर हम जो चीज पढ़ा रहे हैं तो हम उन सारी चीजों को खुद भी फॉलो करेंगे भाई, देखो बात ऐसी है, ठीक है। तो यस, तो प्लास्टिक जो होता है कभी डिसअपियर नहीं होता, सिंपल सी बात है। द लास्ट क्वेश्चन, why should biodegradable and non biodegradable waste be discarded in two separate dustbin? ऐसा क्यों होता है? बोलते हैं ना वो लाल वाला हरा वाला, हरे वाले में बायोडिग्रेडेबल, वो ब्लू वाले में नॉन बायोडिग्रेडेबल। क्यों? क्योंकि जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको अलग तरीके से डिकम्पोज किया जाता है, और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है उसको तो एक वो लैंड फिल में जाके फेंक दिया जाता है, ठीक है। तो अगर आप नॉन बायोडिग्रेडेबल वाले के अंदर बायोडिग्रेडेबल डाल रहे हो तो भी गलत है, और अगर बायोडिग्रेडेबल के अंदर नॉन बायोडिग्रेडेबल डाल रहे हो तो वो तो बहुत ही गलत है, ठीक है। चलो, लाइव स्ट्रीम कर देना इवेंट की। लाइव स्ट्रीम तो नहीं कर पाएंगे, मुश्किल है। मैं बात करता हूं इसके लिए टीम से। अरे वाह भाई, चैप्टर ही खत्म हो गया, क्या बात है। रिजल्ट देखें क्या है। लास्ट क्वेश्चन का सिर्फ 53, इसलिए नहीं देता मैं पोल, 53% बस आया है। अनुराधा, थेनोस, थेनोस जी आप यहाँ। मंजीरी, हर्षुल, तमन्या, ब्रेव, पीके स्टूडेंट, इंचैन, बाय, अमर्त्या, नीतीश। सी यू ऑल यार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस। अच्छा, टेस्ट होते रहते हैं ऐप के ऊपर, उन टेस्ट को ना प्लीज सीरियसली दिया करो, क्योंकि शायद आपको दिगराज सर ने बताया ही होगा कि उस टेस्ट में से जो रैंकिंग आएगी ना, रैंकिंग, हम उन रैंकिंग के बच्चों को ट्रैक कर रहे हैं, हमारी नजर है उनके ऊपर। ध्यान रखना, हर टेस्ट को जो रेगुलरली देकर बिना चीटिंग के रैंक आ रही है ना, उन रैंक पे हमारी नजर है, हमारी टीम उन बच्चों को ट्रैक कर रही है। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, एक्चुअली में कर रही है। क्यों? क्योंकि हम कुछ सरप्राइजेस प्लान कर रहे हैं उन बच्चों के लिए जो कि पूरे बैच के अंदर कंसिस्टेंटली टेस्ट दिए हैं और रैंक लेकर आए हैं। तो कुछ बच्चे सेलेक्ट होंगे, कुछ कुछ होगा, उनको कुछ ऐसा मिलेगा जो कि बहुत डिफरेंट होगा। इसलिए मैं कह रहा था शुरू से कि टेस्ट आई होप तुमने दिए हो, तो प्लीज टेस्ट पे फोकस करो। अगर नहीं दिए अभी भी टाइम है, टेस्ट जितने भी हो रहे हैं उनको दो, बिना चीटिंग के दो, और अच्छी रैंक लेकर आओ। इतना कोई मुश्किल टेस्ट भी नहीं है। चलो, तो ये राजस्थान में इवेंट, अरे राजस्थान में तो अपनी ही धरती है, यहाँ तो हम कभी भी कर लेंगे इवेंट। तो बड़ी चीज है कि राजस्थान में करना, बताओ। नागपुर में कर लो, नागपुर में कर लेंगे, नागपुर में कभी इवेंट करा नहीं मैंने। चलो 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 चलो, सी ऑल टुमारो, सी ऑल टुमारो। अच्छा, कल मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट होगा दोस्तों, सो विल स्टार्ट टुमारो विद न्यू चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आज 10:30 बज गए, माफी चाहूंगा इसके लिए, बट पूरा चैप्टर खत्म कराना था, टाइम लगता है, 2 घंटे के आसपास लग गए होंगे। टेक केयर, लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू लव यू लव यू ऑल, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर सो मच ऑफ सपोर्ट, है ना। कुछ दिन और इस सपोर्ट की नीड होगी आप सबसे, वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, कुछ दिन और इस सपोर्ट की जरूरत है।
तो यस, चलो टेक केयर, बाय 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 बाय, मिलते हैं कल मिलते हैं, बाय।